नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 1011 तलवारची की शक्ति। मार्क्वेस वू यून, क्या यही नाम है? क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आप इस अथाह खाई के अधिपति हैं? क्या आपको लगता है कि आप मेरे भाग्य पर शासन कर सकते हैं? जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, ये यून धीरे धीरे ऊपर उड़ने लगा। चेतावनी भरे स्वर में संदेश भेजते हुए युए यिंगशा भी उड़ने लगी। हालांकि उसे ये यून की योजनाओं के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। छोटे बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अकड़ दिखाने की जबकि मौत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है? मेरे सामने 100 बार आज्ञाकारी होकर सिर झुकाओ और फिर तुम्हारे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारूंगा। मेरे स्वामी को खजाना भेंट करो, तब शायद मैं तुम्हें तुम्हारी लाश साबुत रखने दूं और तुम जल्दी और बिना दर्द के मर जाओ। शीफी ने शाप दिया। उसका इरादा ये यून को उकसाना था ताकि वह गुस्से में आकर हमला करे और शक्तिशाली योद्धाओं के एक समूह द्वारा मारा जाए। इस अंजाम के बारे में सोचकर ही उसे आनंद आ रहा था। मेरी नजर में तो तुम महज एक मूर्ख हो। ऐसा नहीं लगता कि तुम कुछ ही पलों से ज्यादा जी पाओगे। बेहतर यही होगा कि तुम ये सब बकवास बंद करो, अपनी आखिरी सांसों का आनंद लो और अपने बचे हुए जीवन को जी भर के जियो। जब ये यून ने ये कहा तो वह तेजी से जमीन से दूर हट गया। शीफी की मृत्यु के बारे में उसकी भविष्यवाणी इस तथ्य पर आधारित थी कि इंद्रधनुषी रंग का प्रकाश का पहला बिंदु जो उभरने वाला था वह शीफी की ओर तेजी से बढ़ रहा था। प्रकाश के वे बिंदु एक अज्ञात सत्ता थे जो लाखों वर्षों से सुप्त अवस्था में थे। ये यून को संदेह था कि श्वेत अस्थि पर्वतमाला का निर्माण इन्हीं प्रकाश बिंदुओं के कारण हुआ था। धिक्कार है, मृत्यु के कगार पर होने के बावजूद ये यून के लगातार घमंड से शीफी क्रोधित हो गया। हे प्रभु, कृपया उस छोटे बदमाश को मार डालो, वह भागने की कोशिश कर रहा है। उस समय ये यून और युए यिंगशा पहले ही जमीन से 100 फीट ऊपर थे। शीफी को डर था कि वे भाग जाएंगे। हालांकि मार्क्वेस वू यून ने हाथ बांधकर ये यून के प्रदर्शन को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। उन्हें मात्र 100 फीट की दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके स्तर के योद्धाओं के लिए 100 फीट उनके सामने कुछ इंच के बराबर ही थे। वे मात्र एक विचार से ये यून को घायल कर सकते थे। क्या तुम खाई के किनारे पर खड़े होकर भी चुप नहीं रह सकते? क्या ये तुम्हारे आखिरी शब्द हैं? कितना निराशाजनक है। लगता है फेलिसिट्स रेन लॉर्ड बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसका निजी शिष्य तो मंदबुद्धि से ज्यादा कुछ नहीं है। मार्क्वेस वू यून के बोलते ही शीफी को अचानक अपने पैर में कमजोरी महसूस हुई। उसे अपने तलवे में खुजली और दर्द का अनुभव हुआ, मानो किसी छोटे से उड़ने वाले कीड़े ने काट लिया हो। खुजली का दर्द बढ़ने पर शीफी ने अनजाने में नीचे की ओर देखा। उसने अपने पैर पर हाथ से एक जोरदार प्रहार किया, लेकिन उसके बाद जो दृश्य सामने आया उससे शीफी की आत्मा मानो शरीर से बाहर निकल गई। जब उसने अपने पैर के तलवे पर जोर से मारा तो खून से लथपथ मांस का एक बड़ा टुकड़ा गिर गया। उसका खून काला पड़ गया था, मानो उसके पैर का मांस सदियों से सड़ रहा हो। मांस बड़े बड़े टुकड़ों में बिखर गया। आह! शीफी ने भय से चीख मारी। मेरा पैर, मेरा पैर! शीफी भयभीत हो गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया जैसे चर्मपत्र पीला हो और वह अपनी त्वचा को उतरते हुए देखता रहा। जल्द ही उसकी हड्डियां दिखाई देने लगीं और उसका पैर अलग होने ही वाला था। सड़ती हुई सतह तेजी से फैल रही थी और शीफी की जांघों की ओर बढ़ रही थी। उसी क्षण शीफी के बगल में खड़े अन्य लोग घबरा गए। यहां तक कि शांत स्वभाव वाले मार्क्वेस वू यून के चेहरे पर भी भाव बदल गए। उन्होंने ऊर्जा अवरोध उत्पन्न करते हुए तुरंत शीफी से दूरी बना ली। वह क्या है? अभी शर्त लगाओ, इन्हें 777। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। मार्क्वेस वू यून आखिरकार एक शक्तिशाली व्यक्ति थे। भले ही ये यून को प्रकाश के उन बिंदुओं का पता लगाना मुश्किल लग रहा था, लेकिन जब तक वह ऊर्जा दृष्टि का सहारा नहीं लेता, मार्क्वेस वू यून ने उन्हें पहले ही खोज लिया होता। चा चा चा! मार्क्वेस वू यून के शरीर से तलवार की किरणें निकली जिन्होंने प्रकाश के बिंदुओं को पीछे धकेल दिया। और उसी क्षण ये यून को समझ आ गया कि वे प्रकाश के बिंदु क्या थे। वे प्रकाश के बिंदु नहीं बल्कि कीड़ों के अंडे थे। सुप्त अवस्था में पड़े अंडे जमीन से बाहर निकले और उनमें से एक शीफी के तलवे के संपर्क में आ गया। ये अंडे अपने संपर्क में आने वाले मांस में छेद कर देते हैं, योद्धा के शरीर की सारी जीवन शक्ति को तेजी से सोख लेते हैं। मांस और रक्त को सड़ाते हुए तेजी से गर्भधारण की प्रक्रिया में प्रवेश कर जाते हैं। शीफी के शरीर में मौजूद अंडा पहले ही एक लावा में विकसित हो चुका था जो लगभग एक उंगली जितना मोटा था। चल दर! ये यून के कहने पर उसने युए यिंगशा की बांह पकड़ी और पीछे हट गया। उसने जानबूझकर वे घमंडी शब्द कहे थे और अपने चेहरे पर कोई भावना आने देते हुए 100 फीट से अधिक की ऊंचाई तक उड़ गया था। हालांकि विशेषज्ञों के लिए 100 फीट कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जमीन के नीचे छिपे अंडों के लिए ये काफी था कि वे जमीन पर बचे 20 लोगों पर हमला करने को प्राथमिकता दें। तुम जाना चाहते हो? सपने देखते रहो! मार्क्वेस वू यून गरज उठा। उसकी आकृति पलक झपकते ही प्रकट हुई और उसने अकल्पनीय गति से ही यून पर हमला कर दिया। हाथ में तलवार लिए उसने प्रहार किया और एक प्रचंड तूफान ला दिया। अमर वर्षा संप्रदाय के मार्क्वेस के विरुद्ध ये यून को उसके प्रहार का सामना करने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसने अपनी युआंची से अपने दांतियान को उत्तेजित किया। वाह! ये यून के शरीर से नीले रंग की तलवार जैसी ऊर्जा निकली। जिस क्षण तलवारची प्रकट हुई उसने आकाश में एक विशाल तलवार का रूप धारण कर लिया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह तलवार आकाश और पृथ्वी को चीर रही हो, मानो संसार में वही एकमात्र अस्तित्व हो।
ये है। मार्क्वेस वू यून चिंतित हो गए। ये बिल्कुल असंभव था कि यह तलवार की ऊर्जा ये यून ने स्वयं उत्पन्न की हो। तलवार की ऊर्जा में निहित नियमों के अनुसार यह अमर वर्षा संप्रदाय के प्रशिक्षण का हिस्सा थी, लेकिन यह उनकी अपनी उपलब्धियों से 100 गुना बेहतर थी। धत्तेरी की। मार्क्वेस वू यून तेजी से पीछे हट गए। काचा। मार्क्वेस वू यून द्वारा उत्पन्न तलवार की किरण टुकड़े टुकड़े हो गई। उनकी शक्तियां बिल्कुल अलग स्तर की थीं। तलवार क्यूई सीधे मार्क्वेस वू यून के माथे की ओर बढ़ी और उसी समय 6 या 7 इंद्रधनुषी रंग के अंडे सीधे मार्क्वेस वू यून की पीठ पर जा गिरे। ये स्पष्ट था कि अंडों में कुछ हद तक बुद्धि थी। उन्होंने ये निर्धारित किया कि मार्क्वेस वू यून अपनी सबसे कमजोर स्थिति में थे, इसलिए यदि वे उनके स्तर के योद्धा को निगलने में सक्षम होते तो वे अधिक तेजी से विकसित और परिपक्व हो पाते। धत्तेरी की। मार्क्वेस वू यून ने अपनी जीभ काट ली और मुंह भर खून थूक दिया। उसने तुरंत अपने हाथ में मौजूद ताबीज को प्रज्वलित कर दिया। एजियोर वुड ग्रेट वर्ल्ड की अपनी यात्रा में मार्क्वेस वू यून के पास भी अपना तुरुप का पत्ता था। ताबीज तेजी से जला और उसके चारों ओर एक शक्तिशाली कवच बना लिया। ये कवच बड़ी मुश्किल से फेलिसिट्स रेन लॉर्ड की बची हुई तलवार की ऊर्जा को झेल पाया और साथ ही इसने उसके पीछे मौजूद अंडों को भी पीछे धकेल दिया। धमाका। तलवार की ऊर्जा विस्फोटित हो गई, लेकिन इस शक्तिशाली विस्फोट के कारण मार्क्वेस वू यून के मुंह के कोनों से खून रिसने लगा और उसी क्षण ये यून ने युए यिंशा को हाथ में लिए हुए विस्फोट की प्रतिकर्षण शक्ति का उपयोग अपनी गति तकनीक में सहायता के लिए किया, जिससे वह अपनी अधिकतम गति तक पहुंच गया। केवल आनंदमय वर्षा स्वामी की तलवार की शक्ति ही यून को इस स्थिति से निकालने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन अज्ञात अंडों के साथ साथ 20 लोग अराजकता में इतने उलझे हुए थे कि वे ही यून का पीछा करने में असमर्थ थे। शीफी के बाद एक अंडा शीपिन के शरीर में भी प्रवेश कर गया। अंडा सीधे उसकी छाती में घुस गया था। उसके धड़ के बड़े हिस्से गलकर चूर चूर हो गए, जिससे उसकी पसली की हड्डी दिखाई देने लगी। उसका हृदय सड़ चुका था, जिससे एक रक्तयुक्त गुहा दिखाई दे रही थी। अत्यधिक रक्त बहते हुए शीपिन का चेहरा निराशा और भय से भर गया। उसने अपनी छाती पकड़ ली, लेकिन अब उसके शरीर पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। धीरे धीरे वह जमीन पर गिर पड़ा। महज कुछ ही सेकंड में उनका देहांत हो गया और उस क्षण शीफी, जिसके शरीर में सबसे पहले अंडा प्रवेश कर गया था, केवल इसलिए मुश्किल से जीवित था क्योंकि यह उसके पैर से शुरू हुआ था। वह क्षितिज में गायब होते हुए यीयुन की पीठ को क्रोध और आक्रोश से देख रहा था। उसका क्रोध उस पर इस कदर हावी हो गया था मानो उसके अंग फट जाएंगे। शीफी ने घृणा की एक आखिरी चीख निकाली। शीफी की आंखों में खून की नसें ऐसे उभर आई मानो फट रही हो। तभी उसे समझ आया कि यीयुन हवा में क्यों तैर रहा था और उसने ये घोषणा क्यों की थी कि उसके पास जीने के लिए केवल कुछ ही सेकंड बचे हैं। शायद यीयुन ने इन सब बातों का पहले से ही अनुमान लगा लिया था। क्यों? यीयुन को अचानक प्रकट हुए उन भयानक राक्षसी कीड़ों के बारे में कैसे पता चल गया? शीफी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके शरीर में कीड़े घुसते जा रहे हों। उसका शरीर छेदों से भर गया था और निराशा तथा मृत्यु के असहनीय दर्द ने उसे विकृत पागलपन की ओर धकेल दिया था। अंततः शीपिंग और शीफी का मांस और रक्त पूरी तरह से विघटित हो गया। जो कुछ बचा था वह सफेद हड्डियों का ढेर था। योद्धाओं के अवशेषों में आमतौर पर लंबे समय तक ऊर्जा के संपर्क में रहने के कारण जेड जैसी चमक होती थी, लेकिन राक्षसी कीड़ों द्वारा ऊर्जा सोख लिए जाने के बाद वह चमक भी गायब हो गई। जब आकाश में ऊर्जा के विस्फोट हुए तो उनके शरीर एक जोरदार आवाज के साथ चूर चूर हो गए। वे जमीन की सतह पर फैली मोटी हड्डियों की राख में मिल गए। अब ये उनका इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था। वह लगभग 50 किलोमीटर उड़ चुका था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि इतनी दूरी तय करने के बावजूद भी उसे केवल हड्डियों की राख की वही परत दिखाई दे रही थी। ये कल्पना करना कठिन था कि व्हाइट बोन रिज को वह रूप देने के लिए कितने शवों की आवश्यकता पड़ी होगी। यीयुन, तुम उन अंडों को देख सकती थी? युए यिंशा ने यीयुन से हैरानी से पूछा। हालांकि उसे अपने संप्रदाय के अभिलेखों में श्वेत अस्थि रिज के बारे में जानकारी थी, लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि यह कैसे बना। उसे इसके बारे में आज ही पता चला। अध्याय 1012 गद्दार। व्हाइट बोन रिज वह स्थान था जहां राक्षसी कीड़े सोते थे। परजीवी होने के नाते वे लगातार प्रजनन करते रहे और अपने मेजबानों को सूखी हड्डियों में तब्दील कर देते रहे। लंबे समय के बाद ये सूखी हड्डियां सड़कर राख में बदल गईं और अंततः व्हाइट बोन रिज का निर्माण हुआ। व्हाइट बोन रिज के निर्माण के पीछे का इतिहास दोबारा सोचने पर बेहद भयावह लगता है। मैं अंडों को इसलिए देख सका क्योंकि मेरी दृष्टि दूसरों से अलग है। ये यून ने स्पष्ट स्पष्टीकरण दिया। युए यिंशा उसकी बात समझ गई। 33 आकाशों के द्वार पर वापस आकर ये यून ने काली नदी के खजानों के भ्रम को भेद कर देख लिया था। वह जानता था कि वे वास्तव में मौजूद नहीं थे। इस तरह की विकृत आंख होना खतरनाक क्षेत्रों की खोज करते समय अत्यंत लाभकारी था। ये यून और युए यिंशा ने व्हाइट बोन रिज के अंत को देखने से पहले दर्जनों किलोमीटर की दूरी एक ही झटके में तय की। अस्थि राख के बाद एक अंतहीन चट्टानी पहाड़ी थी। ये गंभीर और निर्जन भूमि जीवन से रहित प्रतीत होती थी। दूर दूर तक केवल बंजर पहाड़ और बिखरे हुए पत्थर ही दिखाई देते थे। ये दृश्य देखकर युए यिंशा चौंक उठी। 33 आकाशों का द्वार जो खतरों से भरा हुआ था ने उसे दमनकारी भावना दी। यह अज्ञात था कि कुछ समय पहले उन्होंने जिस श्वेत अस्थि पर्वतमाला का अनुभव किया था उसके निर्माण के लिए कितने शवों की आवश्यकता थी। इसका अर्थ ये था कि 33 आकाशों का द्वार सुदूर अतीत में आज की तुलना में कहीं अधिक समृद्ध था। संभवतः यहाँ शक्तिशाली प्राचीन परियां या निर्जन जीव भी विद्यमान रहे होंगे। उस रहस्यमयी महिला के बारे में सोचते हुए जिसने दिव्य वृक्ष लगाया था, युए यिंशा को आश्चर्य नहीं होगा यदि उसे बताया जाए कि 33 आकाशों के द्वार में सच्चे ड्रैगन और फीनिक्स मौजूद हैं। एजियोर वुड ग्रेट वर्ल्ड की तुलना में 33 आकाशों का द्वार निस्संदेह और भी लंबे समय से अस्तित्व में था। समय का पैमाना इतना विशाल था कि मनुष्यों के लिए इसे समझना असंभव था। अभी शर्त लगाओ, ONS 777 अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें
अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। ये कल्पना करना कठिन था कि जब पहली बार 33 आकाशों के द्वार की स्थापना हुई थी तब वहां का दृश्य कैसा रहा होगा। ये यून मेरे नीले लकड़ी के महल के अभिलेखों में 33 आकाशों के द्वार के पार की दुनिया विशाल प्रतीत हो सकती है, लेकिन वहां केवल एक ही मार्ग है। जो भी 33 आकाशों के द्वार से प्रवेश करेगा उसे संभवतः उसी मार्ग का अनुसरण करना होगा। भविष्य में हम उन लोगों से फिर मिल सकते हैं। क्या यहाँ सिर्फ एक ही रास्ता है? ये यून हैरान रह गया, लेकिन थोड़ा सोचने पर उसे लगा कि यही उम्मीद थी। अगर 33 आकाशों का द्वार किसी प्राचीन शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा स्थापित किया गया था और अगर यह किसी दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता था, तो इसका एक ही रास्ता होना स्वाभाविक था। लेकिन यू फेहुआ का क्या? इतनी लंबी दूरी तय करने के बावजूद हम अभी तक उससे नहीं मिल पाए हैं। मुझे कुछ पता नहीं, शायद एक ही रास्ता हो, लेकिन 33 आकाशों के द्वार के पार की दुनिया बेहद विचित्र है। लोग जीवन और मृत्यु की सीमा रेखा पर बड़ी मुश्किल से चल रहे होंगे। आपके दुश्मन का अंजाम अभी अनिश्चित है, इसलिए अगर हम उससे न मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। व्हाइट बोन रिज के उस पार का इलाका कैसा है? वहां हमें किस तरह के खतरों का सामना करना पड़ेगा? ये यून ने फिर पूछा। 33 आकाशों के द्वार में एजे और वुडमैनर के ग्रंथों को पढ़ने वाले युए यिंगशा का ज्ञान उस क्षेत्र की खोज में अत्यंत उपयोगी साबित होगा। हालांकि युए यिंगशा ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भी यकीन नहीं है। हालांकि रास्ता एक ही है, लेकिन उसमें कई तरह के बदलाव आ सकते हैं। मैं उनका अनुमान नहीं लगा सकती। अगली जगह जहां हम पहुंचेंगे वह शायद मृत्युलोक हो, जिसका जिक्र शास्त्रों में नहीं है। ये यून, मैं कहना चाहती हूँ कि अगर हम दोनों ही 33 आकाशों के द्वार से यात्रा कर रहे हैं तो ये बेहद खतरनाक है। अगर ज्यादा लोग होंगे तो खतरा आने पर शायद हम ही निशाना न बने। बचने की संभावना ज्यादा होगी, लेकिन सिर्फ हम दोनों के साथ तो बचना लगभग नामुमकिन है। युए यिंगशा की बातें सुनकर ये यून ने सिर हिलाया। सचमुच जरूरत पड़ने पर उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। अगर वे मृत्युलोक में गिर गए तो बचने की संभावना बहुत कम थी। चलिए पहले आगे बढ़ते हैं। वैसे आप 33 आकाशों के द्वार में क्यों आई? ये यून ने अचानक पूछा। युए यिंगशा प्रलयकारी दुए के दौरान उसकी साथी थी और यह सब कुछ मजबूरीवश हुआ था। हालांकि 33 आकाशों के द्वार के अचानक प्रकट होने के बाद युए यिंगशा ने उसमें प्रवेश करने का फैसला किया था। शायद वह कुछ हासिल करना चाहती थी। युए यिंगशा ने अपने होंठ दबाए और उसे सीधा जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने स्पष्ट रूप से कहा, मैं कुछ ढूंढ रही हूँ। हालांकि मुझे वह मिलना मुश्किल है। आपने पहले मेरी रक्षा की थी, इसलिए मैं अब आपको बता दूं कि 33 आकाशों के द्वार के मूल क्षेत्र में न केवल स्पष्ट आदिम अराजकता है, बल्कि संभवतः किसी वरिष्ठ द्वारा आदिम अराजकता से संबंधित विरासत भी मौजूद है। वहां आपको कुछ ऐसा मिल सकता है जिसकी आपको आवश्यकता हो। आदिम अराजकता से संबंधित विरासत। ये यून का दिल खुशी से भर उठा। यह उसके लिए एक सुनहरा अवसर था। गहन चिंतन करने पर यदि 33 आकाशों का द्वार वास्तव में किसी परम शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा स्थापित किया गया था, जो किसी अन्य लोक की ओर ले जाता हो, तो वह व्यक्ति संभवतः इतना शक्तिशाली रहा होगा कि कोई उसकी ओर देख भी नहीं सकता था। वह व्यक्ति ब्रह्मांड को भेदने में सक्षम था, इसलिए ये स्वाभाविक है कि वह अराजकता के नियमों को जानता हो। चलो चलते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें मार्क्विस वू यून और उसके साथियों के हाथों नहीं पकड़ा जाना चाहिए। हो सकता है कि वे अब तक अपने जाल से बाहर निकल चुके हों। जब अंडों का जिक्र हुआ तो ये यून के मन में कुछ विचार आए। नीले लकड़ी के महान लोग जैसे क्षयकारी संसार में कई ऐसी चीजें थी जो विनाश और मुरझाने के नियमों से संबंधित थीं, जिनका ये यून अभ्यास करता था। यदि वह उन अंडों को प्राप्त कर लेता तो विनाश के नियमों से उनका पोषण करने पर इसके परिणाम आश्चर्यजनक हो सकते थे। दुर्भाग्यवश उनके लिए वापस लौटना असंभव था। जैसे ही ये यून बोल रहा था, उसने अचानक युए यिंगशा के सामने एक चिंगारी चमकती देखी। वह आतिशबाजी की तरह फट गई। ये यून रुक गया। उसने अनुमान लगाया कि वह चिंगारी उसके संप्रदाय के भीतर आंतरिक रूप से संवाद करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कोई रहस्यमय तकनीक थी। मेरी दादी मुझे ढूंढ रही है। युए यिंगशा ने एक खास दिशा में देखा। उसने कुछ हस्त मुद्राएं बनाई और उसी तरह एक चिंगारी निकली, जिससे उसकी मंशा जाहिर हो गई। दादी, हाँ, ये दादी इन है जिन्होंने गुरुजी के देहांत के बाद मेरी देखभाल की। असल में वो मेरी आधी गुरु हैं। ऐसा लगता है जैसे दादी इन भी 33 आकाशों के द्वार में प्रवेश कर चुकी हैं। युए यिंगशा की आवाज में थोड़ी चिंता झलक रही थी। 33 आकाशों के द्वार में उच्च साधना स्तर का होना ही सुरक्षा की गारंटी नहीं थी। मृत्यु की संभावना अभी भी बहुत अधिक थी। युए यिंगशा को चिंता थी कि दादी इनको 33 आकाशों के द्वार पर कोई खतरा हो सकता है। आखिरकार चूहे के अलावा दादी इन ही युए यिंगशा की एकमात्र प्रिय थी। आवाज संचार की रहस्यमय तकनीक के माध्यम से एक दूसरे के स्थान की पुष्टि करने के बाद युए यिंगशा द्वारा उल्लेखित दादी इन तेजी से युए यिंगशा के पास पहुंची। वह झुकी हुई और झुर्रियों से भरी एक बूढ़ी औरत थी। उसके कंघी किए हुए चांदी जैसे सफेद बाल मुश्किल से एक हेयरपिन से जूड़े में बंधे थे। जूड़ा ऐसा लग रहा था मानो किसी भी क्षण टूटकर बिखर जाएगा। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और वह मौत के बेहद करीब लग रही थी। ये यून को थोड़ी चिंता इस बात से हुई कि दादी इन अकेली नहीं आई थी। उनके पीछे 20 से अधिक लोग थे और वे सभी अलग अलग उम्र के थे। उन्होंने एक जैसे कपड़े पहने थे और उनके पहनावे दादी इन और युए यिंगशा के पहनावे से मिलते जुलते थे। उन लोगों के साधना स्तर अलग अलग थे और उनमें से कुछ लोगों को देखकर ये यून को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। ये यून ने गौर किया कि उन लोगों को देखते ही युए यिंगशा का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। दादी, आप जिन लोगों को लेकर आई हैं, युए यिंगशा को आने वाले लोगों के समूह से एक समान आभा का आभास हुआ। दादी इन के लोगों के प्रति रवैये और उनके पहनावे के अलावा युए यिंगशा ने उनकी पहचान का भी अनुमान लगा लिया था।
जब एजोर वुड मैनर का पतन होने लगा तो कुछ लोगों ने एजोर वुड मैनर के साथ विश्वासघात किया और संप्रदाय के खजाने और विरासत को लेकर एजोर वुड ग्रेट वर्ल्ड से बाहर विस्तार करने के लिए निकल पड़े। हालांकि वे अंततः असफल रहे, लेकिन यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उनके वंशज थे। उसके सामने खड़े ये लोग एजोर वुड मैनर से अलग हुए गद्दार थे। दादी उन्हें यहाँ क्यों लाईं? अध्याय 1013 9 कमलों की कुंजी। दादी, ये लोग उद्धरण चिन्ह। युए यिंशा को शुरू में एजोर वुडमनों के साथ विश्वासघात करने वालों से कोई खास नफरत नहीं थी। आखिरकार लोगों की अपनी महत्वाकांक्षाएं और लक्ष्य होते हैं और अगर वे एजोर वुड ग्रेट वर्ल्ड के विनाश के समय छोड़कर चले जाते हैं तो इसमें कोई दोष की बात नहीं है। हालांकि उनके जाने का कोई खास महत्व नहीं था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब एजोर वुड मैनर बिखर गया तो गृहयुद्ध के दौरान खून बहा था। इसका केवल एक ही कारण था, बहुमूल्य खजानों के लिए हो। हालांकि एजोर वुड मैनर का पतन हो चुका था, फिर भी एक उच्च कोटि के संप्रदाय के रूप में इसके पास पीढ़ियों से चली आ रही कई अनमोल धरोहरें थीं। ये धरोहरें कम साधना स्तर वाले योद्धाओं के लिए अत्यंत सहायक थी और इन्हीं के कारण एजोर वुड मैनर के शिष्यों में आपस में कलह शुरू हो गई। अंततः इससे खूनी नरसंहार हुए, जिससे पहले से ही पतन के कगार पर खड़े एजोर वुड मैनर पर एक के बाद एक विपत्तियां आती चली गईं। अंततः एजोर वुड मैनर छोड़ने वाला समूह विजयी हुआ। युद्ध की समाप्ति के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। प्रस्थान करने वाला समूह 80% से अधिक खजाने अपने साथ ले गया और एजोर वुड ग्रेट वर्ल्ड के शिष्यों के लिए प्राचीन खंडहर, दिव्य वृक्ष और बड़ी संख्या में विरासत और धार्मिक ग्रंथ शेष रह गए। यद्यपि प्राचीन खंडहर और दिव्य वृक्ष एजोर वुड मैनर की सबसे कीमती वस्तुएं थीं, लेकिन युए यिंशा सहित एजोर वुड मैनर की आने वाली पीढ़ियां अपनी शक्तियों को पूरी तरह से प्रकट करने में असमर्थ रहीं। गृहयुद्ध के दौरान एजोर वुड मैनर के कई शिष्यों की मृत्यु के कारण खजाने और संसाधनों की हानि ने एजोर वुड मैनर के पतन को और तेज कर दिया। आने वाले वर्षों में एजोर वुड ग्रेट वर्ल्ड में व्याप्त खतरों के कारण कई शिष्य अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से पहले ही मर गए। एजोर वुड ग्रेट वर्ल्ड के शिष्यों की संख्या घटती गई और अब यह अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी। ऐसे इतिहास को देखते हुए युए यिंशा और दादी यिन को एजोर वुड मैनर के गद्दारों से जरा भी लगाव नहीं था। हालांकि युए यिंशा ने कभी नहीं सोचा था कि दादी यिन भी उन लोगों के समूह का हिस्सा होंगी। दादी, आप इन लोगों को 33 आकाशों के द्वार पर क्यों लाईं? युए यिंशा ने पूछा। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अभी शर्त लगाओ। ONS 777 33 आकाशों का द्वार एजोर वुड मैनर का है। हम एजोर वुड मैनर के वंशज हैं तो हम यहाँ क्यों नहीं हो सकते? दादी यिन के पीछे सुनहरे बालों से ढका एक तगड़ा आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक युद्ध हथौड़ा था और उसके शरीर के बाल किसी जंगली जानवर के फर जैसे लग रहे थे। ये स्पष्ट रूप से उसकी जाति की वंश परंपरा से जुड़ा था, लेकिन इसके कारण वह सुनहरे बालों वाले शेर जैसा दिख रहा था। युए यिंशा ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई कि तुम खुद को एजोर वुड मैनर का हिस्सा बता रहे हो? उस समय अगर तुम सब न होते तो एजोर वुड मैनर का पतन इतनी जल्दी नहीं होता। संप्रदाय के खजाने को लूटने के चक्कर में अनगिनत शिष्यों का कत्लेआम कर दिया गया। दादी यिन। युए यिंशा ने दादी यिन की ओर देखा। उसे यह समझना मुश्किल लग रहा था कि दादी यिन, जो देशद्रोहियों से समान रूप से घृणा करती थी, उन लोगों से क्यों जुड़ गई। दादी यिन ने आह भरते हुए कहा, यिंशा, 7 राजसी झड़पें जिन्होंने एजोर वुड मैनर के साथ विश्वासघात को चिन्हित किया, कई मिलियन वर्ष पहले हुई थी। उनमें से अधिकांश का निधन हो चुका है। आपके सामने जो लोग हैं वे नहीं हैं जिन्होंने मूल रूप से एजोर वुड मैनर के साथ विश्वासघात किया था। वे केवल उनके वंशज हैं। उद्धरण चिन्ह। मुझे उन गद्दारों से नफरत है, लेकिन कम से कम उनकी संतानें अभी भी अतीत के एजोर वुड मैनर के परिधान पहने हुए हैं। वे हमारे एजोर वुड मैनर का हिस्सा हैं। भले ही उनसे कई तरह की गलतियां हुई हों और वे किसी भी तरह से सही न हो, फिर भी वे हमारे ही हैं। अब जबकि एजोर वुड ग्रेट वर्ल्ड ढह रहा है और 33 आकाशों का द्वार खुल गया है, एजोर वुड मैनर के अंतिम अवशेषों और विरासत को अब संरक्षित नहीं किया जा सकता। एजोर वुड ग्रेट वर्ल्ड पर बाहरी लोगों ने आक्रमण कर दिया है और यह किसी भी तरह का प्रतिरोध करने में असमर्थ है। घुसपैठियों को सब कुछ सौंपने की तुलना में बेहतर यही होगा कि हम अपने एजोर वुड मैनर के वंशजों को ही इसे विरासत में सौंप दें। उन्होंने पहले ही शपथ ले ली है और वे हमारे एजोर वुड मैनर को पुनर्जीवित करने के लिए तैयार हैं। मुझे एजोर वुड मैनर के अपने गौरवशाली स्वरूप में बहाल होने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन जब तक ये चलता रहेगा मैं संतुष्ट रहूंगा। दादी यिन की आवाज से जीवन के उतार चढ़ाव का अनुभव किया जा सकता था। इससे युए यिंशा का दिल सिहर उठा, लेकिन दादी यिन के पीछे खड़े लोगों के चेहरों पर दिख रहे घिनौने इरादों को देखकर उसका चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। दादी, ये लोग कुछ अच्छा नहीं करने वाले। अगर इन्होंने शपथ ली है तो क्या हुआ? क्या ये सब सिर्फ अपने लिए है? ये एजोर वुड मैनर के लिए कैसे हो सकता है? इनके पूर्वजों ने एक बार एजोर वुड मैनर के साथ विश्वासघात किया था, तो फिर एजोर वुड मैनर के प्रति इनमें अपनापन कितना होगा? युए यिंशा, आपका इससे क्या तात्पर्य है? यह मत सोचिए कि आप रूढ़िवादी एजोर वुड मैनर के उत्तराधिकारी होने के नाते हमें यूं ही बदनाम कर सकते हैं। हमारे पूर्वज एजोर वुड मैनर को छोड़ने के बाद भी निरंतर उसके बारे में सोचते रहे। अन्यथा हमारे संप्रदाय के वस्त्र अतीत के एजोर वुड मैनर के वस्त्रों के समान नहीं होते। एक और युवक आगे आया। वह गोरा और आकर्षक था, लेकिन उसका स्वभाव विचित्र था और उसके बाल भी कुछ ज्यादा ही संवारे हुए थे। उसके कानों के पीछे इंद्रधनुषी रंग के कुछ पंख लगे थे जो उसकी जाति के वंश का प्रतीक थे, और इन पंखों की वजह से वह मुर्गे जैसा दिखता था। तुम 7 पंख वाले राजा के वंशज होगे, है ना? उस समय 7 पंख वाला राजा सबसे धूर्त और लालची था। युए यिंशा ने ठंडे स्वर में कहा, मैं जानता हूं कि तुम कहां जाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें वहां नहीं ले जाऊंगा। मेरे बिना तुम में से कोई भी वहां प्रवेश नहीं कर सकता।
ओह, युवे यिंशा की बात सुनकर मुर्गे जैसे दिखने वाला वह युवक क्रोधित हो उठा। हालांकि अपने पूर्वज के बारे में सोचकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह केवल दांत पीसते हुए बोला, आप मुझे वहां नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन एक घुसपैठिए को वहां ले जाने की योजना बना रहे हैं। आप कौन हैं? एक घुसपैठिए के रूप में आप मेरे एजोर वुड मैनर के उत्तराधिकारी का पीछा क्यों कर रहे हैं? आपकी क्या साजिश है? मुर्गे के वाक्य का दूसरा भाग यी यून को संबोधित था। उसे अचानक यी यून के प्रति गहरी शत्रुता महसूस हुई। यी यून और युवे यिंशा का अकेले होना उनके रिश्ते को सरल नहीं बना रहा था, और युवे यिंशा स्वयं 33 आकाशों के द्वार तक के उनके अभियान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। ऐसी परिस्थितियों में रूस्टर के मन में सबसे पहला विचार यी यून को खत्म करने का आया। एक घुसपैठिया उनके एजोर वुड मैनर में कैसे घुसपैठ कर सकता है? उसी क्षण दादी यिन ने कहा, युवक, मुझे नहीं पता कि तुमने उत्तराधिकारी का विश्वास कैसे जीता, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें तुम्हें दखल देना चाहिए। कृपया चले जाओ। दादी यिन ने विनम्रता से बोलने की पूरी कोशिश की। बोलते समय वह चुपचाप युवे यिंशा के सामने खड़ी रही, युवे यिंशा को यी यून से अलग करती रही। दादी यिन के नजरिए से युवे यिंशा युवा और भोली थी। उसके बहकावे में आने की पूरी संभावना थी, क्योंकि युद्ध कला की दुनिया में योद्धाओं के असली विचारों का पता लगाना मुश्किल था। इसके अलावा यी यून भी एक बाहरी व्यक्ति था। दादी को उस पर जन्मजात अविश्वास था। एजोर वुड मैनर के सदस्यों के बीच हुई बातचीत ने यी यून को झुंझला दिया। ये लोग सचमुच खुद को बहुत ऊंचा समझते थे। उसी क्षण युवे यिंशा ने यी यून की ओर एक कदम बढ़ाया। उसके लिए वह उन लोगों के वंशजों के बीच चुनाव कर रही थी जिन्होंने एजोर वुड मैनर के साथ विश्वासघात किया था, और यी यून के बीच जिसने 2 बार उसकी जान बचाई थी। ये स्पष्ट था कि उसका झुकाव किस ओर था। युवे यिंशा ने कहा, आप सभी एक बात में गलतफहमी में हैं। ये सच नहीं है कि वह मेरा अनुसरण करना चाहता है, बल्कि यह सुझाव मैंने ही दिया था कि हम दोनों 33 आकाशों के द्वार के सबसे गहरे क्षेत्रों में प्रवेश करें। मैं भली भांति समझती हूँ कि आप उसे इससे क्यों रोकना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं आपकी इच्छा के आगे नहीं झुकूंगी। 9 कमलों की कुंजी पहले से ही मेरा हिस्सा है। अगर मैं न चाहूं तो कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता। अध्याय 1014, मांस के कवच। 9 कमलों की कुंजी। यी यून का मन हलचल से भर गया। ऐसा लग रहा था कि 33 आकाशों के द्वार में कुछ रहस्य छिपे हैं, और युवे यिंशा ही उस रहस्य को उजागर करने की कुंजी हो सकती है। हाँ, छोटी बहन यिंशा, क्या तुम अपनी बातों से हमारे प्रति कुछ ज्यादा ही सतर्क हो रही हो? चाहे 9 कमलों की कुंजी तुम्हारे वंश में समाहित हो या न हो, हमें उस पर कोई लालच नहीं होगा। तुम बेवजह ही सोच रही हो। मुर्गे जैसी हेयरस्टाइल वाले युवक ने एक बार फिर कहा। उसके शब्द बहुत धमकी भरे लग रहे थे, इसलिए जैसे ही उसने युवे यिंशा की तीव्र शत्रुता को भांप लिया, उसने तुरंत अपना लहजा नरम कर लिया। मामला चाहे जो भी हो, युवे यिंशा को शांत करना बेहद जरूरी था। जैसा कि युवे यिंशा ने कहा था, 9 कमलों की कुंजी ऐसी चीज थी जिसे वे उसे मारकर भी हासिल नहीं कर सकते थे। उसी क्षण दूर क्षितिज से प्रकाश की कई किरणें तेजी से हमारी ओर आईं। यी यून का दिल जोर से धड़कने लगा और वह तुरंत सतर्क हो गया। दूर से उड़ते हुए आ रहे लोग अमर वर्षा संप्रदाय के शिष्य थे, जो यी यून की चाल में फंस गए थे और आपदा का शिकार हो गए थे। 33 आकाशों के द्वार में केवल एक ही मुख्य मार्ग था, इसलिए अमर वर्षा संप्रदाय के शिष्यों ने राक्षसी कीड़ों के हमले से खुद को बचाने के बाद जाहिर तौर पर उनका पीछा किया। ये वही लोग हैं। युवे यिंशा यी यून के बगल में खड़ी थी और उसी तरह सतर्क थी। अमर वर्षा संप्रदाय के शिष्य मृत्यु के मुंह से बच निकले थे, और उनके हाव भाव से कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि उन्होंने किस तरह की आपदा का सामना किया होगा। नेता मार्क्वेस वुयून के कंधे पर एक गहरा घाव था, जिससे उनकी हड्डियां लगभग दिखाई दे रही थीं। मार्क्वेस वुयून एक शक्तिशाली व्यक्ति थे। राक्षसी कीड़ों के अंडों के उनके शरीर में घुस जाने के बावजूद वे जीवित बच गए थे। उनके घाव को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने अपने दिल को पत्थर का बना लिया हो और अपने शरीर का मांस नोच डाला हो। मार्क्वेस वुयून एक निर्दयी व्यक्ति भी थे। ऐसे कारनामे को अंजाम देने के लिए उनमें त्वरित प्रतिक्रिया और निर्णायक क्षमता जैसे गुणों की कोई कमी नहीं हो सकती थी। बाकी बचे लोगों में से कुछ की हालत मार्क्वेस वुयून से भी बदतर थी। इसके अलावा पहले उनके पास 20 लोग थे, अब केवल 8 लोग बचे होने से यह स्पष्ट था कि बाकी 12 लोग मारे जा चुके थे। इस अनचाही पार्टी को देखते ही एजोर वुड मैनर के सदस्य तुरंत सतर्क हो गए। फिर से और अधिक बाहरी लोग। ये बदमाश बाहरी लोग व्यर्थ ही हमारे खजाने लूटने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें मार डालना चाहिए। सुनहरे शेर के फर से ढके युवक ने घृणा से कहा। जब एजोर वुड मैनर में सतर्कता बढ़ने लगी तो अमर वर्षा संप्रदाय के सदस्यों ने यी यून को देखा। वो छोटा बदमाश अभी भी यही है, उसे मार डालो। अमर वर्षा संप्रदाय के सदस्य क्रोध से जल रहे थे। वे यी यून की खाल उतार देना चाहते थे, लेकिन अब एजोर वुड मैनर के सदस्यों की मौजूदगी में वे यी यून और एजोर वुड मैनर के बीच के संबंध को लेकर अनिश्चित थे। तुम कौन हो और उस बदमाश से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मार्क्वेस वुयून ने पूछा। यी यून को घूरने के उसके अंदाज से जानलेवा इरादा जाहिर हो रहा था। मुर्गे जैसे चेहरे पर पंख उग रहे उस युवक को स्थिति समझ में आने से पहले एक पल के लिए झिझक हुई। नए आए लोगों का वह समूह उस बदमाश से बदला लेने आया था, और यह एक ऐसा परिणाम था जो इससे बेहतर नहीं हो सकता था। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, हम उसे जानते तक नहीं हैं, रूस्टर ने घमंड भरे लहजे में कहा। वह मन ही मन खुश हो रहा था। उस बदमाश की आसन मौत इससे बेहतर और क्या हो सकती थी? तो फिर कृपया रास्ता दीजिए, मार्क्वेस वुयून ने अपने अंतरस्थानिक छल्ले को छूते हुए कहा। उनके चेहरे पर हत्या का भाव उमड़ रहा था। एजोर वुड मैनर के शिष्य स्वाभाविक रूप से रास्ता देने के लिए प्रसन्न थे, लेकिन जब उन्होंने रास्ता दिया तो उन्हें एहसास हुआ कि यू यिंशा हिली तक नहीं। उत्तराधिकारी, आप क्या कर रहे हैं? दादी यिन के चेहरे पर हल्की सी झंझनाहट हुई। वह युवे यिंशा के स्वभाव को भलीभांति जानती थी।
युए यिंशा ने बाहरी लोगों के इस समूह से लड़ने की तैयारी में रेशमी रिबन से बना अपना हथियार निकाल लिया था। भला वह इसे कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। दादी, इस व्यक्ति ने मेरी जान 2 बार बचाई है। अब जबकि वह खुद खतरे में है, मैं चुप नहीं बैठूंगा। उसने तुम्हारी जान 2 बार बचाई। दादी यिन ने शक भरी निगाहों से यी यून को देखा। चाहे जैसे भी देखा जाए, उन्हें यी यून की साधना बेहद सीमित लग रही थी। वह युए यिंशा से भी निचले स्तर का था, फिर भी उसने उनकी जान 2 बार बचाई। क्या युए यिंशा ने यी यून को बचाने के लिए जानबूझकर ऐसा कहा था? लेकिन युए यिंशा के हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि उसने अपना मन बना लिया है, तो वह और क्या कर सकती थी। एक पल रुकिए, मैं इस बच्चे की रक्षा करूंगा। युए यिंशा के सामने दादी इनकी आकृति धुंधली पड़ गई। ओह, मार्क्वेस वू यून हमले के लिए पहले से ही तैयार थे, लेकिन घायल अवस्था में दादी इनके खिलाफ उन्होंने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। उन्हें एहसास था कि इस बुढ़िया से खिलवाड़ करना उचित नहीं है। इसका क्या मतलब है? मार्क्वेस वू यून ने ठंडे स्वर में पूछा। इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने अपना इरादा बदल लिया है और मैं इस युवक की रक्षा करने की योजना बना रहा हूँ। बेहतर होगा कि आप इस क्षेत्र को छोड़ दें ताकि अनावश्यक रक्तपात न हो। दादी यिन की आवाज बुलंद थी और उस पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता था। दादी यिन के अलावा एज और वुड मैनर के अन्य शिष्य भी मौजूद थे। इससे अमर वर्षा संप्रदाय के शिष्य चिंतित हो गए। अमर वर्षा संप्रदाय के शिष्य असहाय थे। इतने बड़े जनसमूह के सामने अगर बात बिगड़ती तो उन्हें निश्चित रूप से हार का सामना करना पड़ता। दोनों पक्ष तुरंत गतिरोध में फंस गए। एज और वुड मैनर की तरफ से रूस्टर कुछ हद तक अचंभित था। वह शो का आनंद लेने की योजना बना रहा था, लेकिन दादी यिन ने अचानक ही उनकी रक्षा करने की घोषणा कर दी थी। अब शो रद्द होने के कारण उन्होंने अंततः उस व्यक्ति को बचा लिया था जिससे वह शुरू से ही नफरत करता था। भला वह नाराज क्यों न होता। चलो चलते हैं, दादी यिन ने कहा। रूस्टर तुरंत घबरा गया और बोला, दादी, आपने उस बदमाश को क्यों बचाया? और क्या आप उसे अपने साथ लाने की योजना बना रही हैं? मैं और क्या कर सकता हूँ? उसने यिंशा को 2 बार बचाया है। मेरा एज और वुड मैनर ऐसा नहीं है जो एहसानों के प्रति कृतज्ञता दिखाए। उसे 2 बार बचाना, इतनी कम साधना से यह कैसे संभव है? रूस्टर को यह अविश्वसनीय लगा। ये यून की साधना का स्तर तो दाव मैनिफेस्टेशन स्तर तक भी नहीं था। एज और वुड मैनर के अलगाववादियों में इस स्तर की साधना वाले शिष्य तो घर पर ही रह जाते। एज और वुड ग्रेट वर्ल्ड में उसके प्रकट होने की संभावना ही क्या थी? यह शायद जूनियर सिस्टर यिंशा का झूठ है ताकि वह हमारी मदद ले सके। मुर्गे की बातें सुनकर दादी यिन ने भौहें चढ़ाकर कहा, तुम अपनी हदें पार कर रहे हो। हमने पहले ही तय कर लिया था कि 33 आकाशों के द्वार की इस यात्रा में सब कुछ मेरे द्वारा ही तय किया जाएगा। अगर तुम इसे मानना नहीं चाहते तो तुम जा सकते हो। दादी यिन की आवाज में दृढ़ता बरकरार थी। हालांकि उन्होंने मजबूरी में एज और वुड मैनर के अलगाववादियों के साथ सहयोग करने का विकल्प चुना था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे एज और वुड मैनर के अलगाववादियों की ओर झुकी हुई थी। वास्तव में एज और वुड मैनर के साथ विश्वासघात करने वाले इन लोगों के प्रति उनके मन में कोई सद्भावना नहीं थी। हालांकि चाहे ये 33 आकाशों के द्वार में प्रवेश हो या एज और वुड मैनर को पुनर्जीवित करने की उम्मीदें हो, उन लोगों के बिना इनमें से किसी के भी सफल होने की संभावना नहीं थी। रूस्टर को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने सहन कर लिया। उसने यी यून को घृणा भरी नजर से देखा और अजीब आवाज में कहा, तुम वाकई भाग्यशाली हो कि छोटी बहन यिंशा तुम्हारी रक्षा कर रही है। मुझे आश्चर्य है कि तुमने उसे कैसे धोखा दिया कि वह तुम्हें अपना खिलौना बना ले। रूस्टर ने युवांची वाणी संचार के माध्यम से भी यह बात नहीं कही। जब उसने ये कहा तो एज और वुड मैनर के कई अलगाववादी हंस पड़े। युए यिंशा चुप रही। उसे डर था कि निंदा सुनकर यी यून क्रोधित हो जाएगी। उसने यी यून की कलाई पकड़ी और फुसफुसाते हुए कहा, चलो चलते हैं। कोई बात नहीं। यी यून हंस पड़ा। उसे जरा भी आपत्ति नहीं थी। क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि अगर हम दोनों ही हो तो ज्यादा जोखिम रहेगा, ज्यादा लोग होने से ज्यादा सुरक्षित रहेगा? जैसे ही यी यून ने ये कहा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। इन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, लेकिन क्या वह भी उन्हें ढाल की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहा था? 33 आकाशों का द्वार खतरों से भरा था। जितने ज्यादा लोग उतना ही ज्यादा शिकार। ठीक वैसे ही जैसे पहले राक्षसी कीड़ों के अंडों के मामले में हुआ था। अगर अमर वर्षा संप्रदाय के वे शिष्य शिकार न होते तो ये उनके लिए ऐसे खतरे से बच पाना लगभग नामुमकिन होता। अध्याय 1015 रक्त रेगिस्तान। वे चले गए हैं। पर्याप्त शक्ति या संख्या न होने के कारण अमर वर्षा संप्रदाय के सदस्य केवल असहाय होकर ये यून और उसके साथियों को जाते हुए देख सकते थे। हम क्या करें? किसी ने दिशा निर्देश के लिए मार्क्वेस वू यून की ओर देखा। दूर से उनका पीछा करो। उन्हें हमारे लिए रास्ता बनाने दो। जैसे ही उन्हें कोई परेशानी हो, हम कार्रवाई करने का अवसर ले सकते हैं। अगर स्थिति बहुत खतरनाक हो तो हम पीछे हट जाएंगे, अन्यथा हम उन्हें तब लात मारेंगे जब वे पहले से ही गिरे हुए हों। ठीक है। अमर वर्षा संप्रदाय के सदस्यों ने एक चतुराई भरी योजना बनाई। दूसरों के पीछे चलना निश्चित रूप से खुद बारूदी सुरंगों से भरे मैदान में जाने से कहीं बेहतर था। ... वे हमारा पीछा कर रहे हैं। उनकी अनदेखी करो। दादी यिन ने बोलते हुए अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी से एक धातु का कंपास निकाला। ये पुराने और खुरदुरे पीतल से बना था। कंपास पर कुछ जंग भी लगी हुई थी। इस पर जटिल दाव मंत्र खुदे हुए थे और ऐसा लग रहा था मानो ये बहुत लंबे समय से अस्तित्व में हो। दादी यिन ने कंपास पर एक मुहर बनाए और कुछ ही क्षणों बाद कंपास में कुछ ऐसे परिवर्तन हुए जिनसे रास्ता पता चलने लगा। वह क्या है? ये यून ने पहली बार इस तरह की कलाकृति देखी थी। ज्यादा खरीदारी करें, कम खर्च करें, अभी देखें अली एक्सप्रेस। ऐसे खास ऑफर जिन्हें आप चूक नहीं सकते। अली एक्सप्रेस। समझदारी से खरीदारी करें, ज्यादा बचत करें। अली एक्सप्रेस। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। अली एक्सप्रेस। इस कलाकृति का असली नाम अभी तक अज्ञात है।
हम इसे महान स्वर्गीय दिशा सूचक कहते हैं। यह एक ऐसी कलाकृति है जिसे हमारे एजोर वुड मैनर के पूर्वजों ने 33 आकाशों के द्वार में पाया था। ये 33 आकाशों के द्वार में हमारा मार्गदर्शन कर सकती है, जिससे हम खतरे से बच सकते हैं। ये 33 आकाशों के द्वार में हमारी सुरक्षा की गारंटी भी देती है। जब हमारे एजोर वुड मैनर ने 33 आकाशों के द्वार की खोज की थी, तब इतने सारे लोगों की मृत्यु का कारण ये था कि हम महान स्वर्गीय कंपास की कार्यप्रणाली को पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे। जब तक हमने इसे समझा, तब तक 33 आकाशों का द्वार गायब हो चुका था। यू यिंगशा ने आवाज के माध्यम से समझाया। ग्रेट हेवनली कंपास एजियोर वुड मैनर के सबसे महत्वपूर्ण खजानों में से एक था। अगर 33 आकाशों का द्वार करोड़ों वर्षों से गायब न हुआ होता, जिसके कारण ग्रेट हेवनली कंपास का मूल मूल्य नष्ट हो गया, तो निश्चित रूप से इसे संप्रदाय के गद्दारों द्वारा छीन लिया गया होता। दिव्य दिशासूचक यंत्र के मार्गदर्शन में सुरक्षा काफी मजबूत थी, जिससे एजियोर वुड मैनर के अलगाववादी आत्मविश्वास से आगे बढ़ सके। उनमें कुछ युवा भी थे जो उन किंवदंतियों के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, जिनके अनुसार 33 आकाशों के अंत में निश्चित क्षेत्र स्थित था। बाहरी लोगों का वो झुंड अभी भी हमारा पीछा कर रहा है, एक युवक ने नाराजगी से कहा। वे आगे आगे चल रहे थे, जिससे पीछे वालों को आसानी हो रही थी, इसलिए जाहिर तौर पर वह इससे नाखुश था। उन्हें आने दो, भले ही रास्ता एक ही हो, फिर भी कई तरह के बदलाव हैं। हो सकता है कि उनकी मौत सबसे भयानक तरीके से हो जाए, दादी यिन ने कहा। उनकी आवाज कर्कश और कानों को चुभने वाली थी। बोलते बोलते उनकी पलकें फड़कने लगी और वे अचानक रुक गईं। उनके सामने का रास्ता गायब हो गया था। एक लाल रंग की चट्टान दिखाई दी और रेत ऐसी लग रही थी मानो खून से रंगी हुई हो। चट्टानें आधी रेत में दबी हुई थीं और उनकी सतहें अत्यधिक घिसी पिटी लग रही थीं। लाल रेत और चट्टानों के अलावा वहां कुछ भी नहीं था, न ही जीवन का कोई आभास था। इससे लोगों में एक अजीब सी सिहरन पैदा हो गई। खून का रेगिस्तान, ये कैसे हो सकता है? दादी यिन ने मन ही मन बुदबुदाया। यू यिंगशा भी घबरा गई। क्या समस्या है? ये यून ने पूछा। खून का रेगिस्तान एक ऐसा क्षेत्र है जो केवल निश्चित क्षेत्र के पास ही दिखाई देता है, इसलिए यहाँ इसका मिलना अप्रत्याशित है। अगर हम खून के रेगिस्तान में प्रवेश करते हैं तो हमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। संप्रदाय के अभिलेखों में खून के रेगिस्तान को अत्यंत खतरनाक बताया गया है। कहा जाता है कि यह करोड़ों साल पहले का एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र था। आदिम जीवों के रक्त से रेत लाल हो गई थी, लेकिन किसी अज्ञात कारण से कोई शव नहीं बचा। वे सब गायब हो गए थे। यू यिंगशा को धार्मिक ग्रंथों का अच्छा ज्ञान था, इसलिए वह रक्त रेगिस्तान की भयावहता से भलीभांति परिचित थी। डरने की क्या बात है? बैंगनी वस्त्र पहने एक युवक ने बेपरवाही से कहा। क्या हमारे पास दिव्य दिशासूचक यंत्र नहीं है? नीले रंग के लकड़ी के महल में शुरुआत में कई लोग मारे गए थे क्योंकि वहां दिव्य दिशासूचक यंत्र नहीं था। अब जब दिव्य दिशासूचक यंत्र हमारा मार्गदर्शन कर रहा है तो कोई खतरा नहीं होगा। हम भोलापन, दादी यिन ने उस युवक को घूरते हुए कहा। दिव्य दिशासूचक यंत्र वाकई ज्ञानवर्धक है, लेकिन इतने वर्षों के बावजूद हमारा नीला लकड़ी का महल इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। मैंने जो सीखा है वह भी बहुत सीमित है। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो हम रक्त रेगिस्तान में सुरक्षित रूप से प्रवेश और बाहर निकल सकते हैं, लेकिन क्या यह इतना आसान हो सकता है? तुम्हारी असफलता का यह मतलब नहीं कि हम नहीं कर सकते। मेरे गुरु को मंत्रोच्चार तकनीकों और दाववादी कलाओं का ज्ञान है। अगर तुम में आत्मविश्वास की कमी है तो मेरे गुरु को करने दो। बैंगनी वस्त्र पहने युवक ने गर्व से कहा। बैंगनी वस्त्र पहने एक बुजुर्ग को भी सुर्खियों में लाया गया। बुजुर्ग का सिर असामान्य रूप से बड़ा था, जिससे उनका पूरा शरीर बेमेल प्रतीत होता था। उन्होंने बेपरवाही से कहा, मेरी साधना में कोई बड़ी सफलता मिलना असंभव है, इसलिए मैंने सरणी तकनीकों के दाव में कुछ निपुणता हासिल की है। अगर दादी यिन को लगता है कि उनमें कुछ कमी है तो वे मुझे मौका दे सकती हैं। मुझे बख्श दो, तुम्हारे पीछे चलने से हम सीधे कब्र में ही पहुंचेंगे, दादी यिन ने व्यंग्यपूर्वक कहा। उनकी बात सुनकर बुजुर्ग बहुत नाराज हुए। तो फिर मैं देखना चाहूंगा कि तुम आगे आगे कैसे चलती हो। अहंकारी बुजुर्ग ने भी वैसा ही जवाब दिया। भले ही एजियोर वुड मैनर के अलगावादी और रूढ़िवादी एजियोर वुड मैनर सहयोग कर रहे थे, लेकिन उनके बीच पूर्ण सामंजस्य होना असंभव था। जैसे जैसे लोगों का समूह रक्त रेगिस्तान में गहराई तक आगे बढ़ता गया, दादी यिन अत्यंत सतर्क रही। वह लगभग हर 10 कदम पर रुकती और किसी भी अपशगुन का पूर्वाभास करने और अपनी दिशा को सही करने के लिए महान दिव्य दिशा निर्देशक यंत्र का उपयोग करती। हालांकि ये प्रगति बहुत धीमी थी। क्या इसकी कोई जरूरत है? अगर यही चलता रहा तो हमें इस रक्त रेगिस्तान से निकलने में दिनों से भी ज्यादा समय लग जाएगा। बैंगनी वस्त्र पहने वह युवक जो पहले बोल रहा था अपना धैर्य खो बैठा। चुप रहो नौजवान, अपना घमंड कम करो। 33 आकाशों के द्वार में छिपे खतरे तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक भयावह हैं। अगर तुम्हें किसी बात से असंतोष है तो तुम कभी भी जा सकते हो, दादी यिन ने गुस्से से कहा। बैंगनी वस्त्र पहने युवक ने उपहास उड़ाते हुए रूस्टर की ओर देखा और कहा, सीनियर ब्रदर 7 प्लम, ये दादी हर 10 कदम पर रुक रही हैं। हम इस विशाल रक्त रेगिस्तान से कब निकलेंगे? हम जितना अधिक समय रक्त रेगिस्तान में बिताएंगे, हमारे लिए खतरे का सामना करना उतना ही आसान हो जाएगा। मैंने शुरू से ही रूढ़िवादी संप्रदाय के साथ सहयोग करने का विरोध किया था। देखो रूढ़िवादी संप्रदाय में क्या बचा है। एक बूढ़ी दादी जो उम्र के साथ और भी विनम्र होती जा रही है, एक जवान लड़की जो अभी अभी बड़ी हुई है। इसके अलावा हमें एक अज्ञात मूल के बाहरी व्यक्ति को भी साथ लाना होगा। बैंगनी वस्त्र पहने युवक ने बोलते हुए ये यून को तिरस्कार भरी नजर से देखा। ये यून मुस्कुराया। यू यिंगशा की ओर मुड़कर उसने कहा, अरे क्या तुम्हें नहीं लगता कि कोई मंदबुद्धि व्यक्ति बीमार है? उसकी बकवास की कोई सीमा नहीं है। अगर उसमें हिम्मत होती तो वह चाहे तो आगे बढ़ सकता था। उसे कोई रोक तो नहीं रहा है। ये यून ने निर्दयतापूर्वक उपहास किया।
रक्त रेगिस्तान विचित्र था, वह इससे अधिक कुछ नहीं चाह सकता था कि कोई इतना मूर्ख हो कि पथप्रदर्शक बन जाए। तुम खुद को क्या समझते हो मुझसे इस तरह बात करने वाले? सीनियर ब्रदर सेवन प्लम, बैंगनी वस्त्र पहने युवक ने मुर्गे जैसे दिखने वाले युवक की ओर एक बार फिर देखा। सेवन प्लूम ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा, लेकिन उसने अपने इरादे जाहिर नहीं किए। उनकी गति वाकई धीमी थी। बैंगनी वस्त्र पहने युवक की एक बात बिल्कुल सही थी, अगर वे रक्त रेगिस्तान में बहुत धीरे चले तो शायद ज्यादा देर रुकने की वजह से उन्हें और भी खतरे का सामना करना पड़ सकता था। उसी क्षण एक हल्की ठंडी हवा चली जिसने जमीन पर बिछी लाल रेत की पतली परत को हिला दिया। ये यून का दिल बेवजह जोर से धड़कने लगा जब उसने ऊपर देखा। उसे एहसास हुआ कि सूरज अनजाने में ही शैतानी रूप ले चुका है। एजियोर वुड ग्रेट वर्ल्ड और 33 आकाशों का द्वार शुरू से ही अंधेरे और उदास थे। अचानक सूरज इतनी तेजी से क्यों चमकने लगा? दादी युए यिंशा ने तुरंत दादी यिन को खींच लिया। रेत में दबे पत्थरों को देखकर दादी यिन का चेहरा बदल गया। जो पत्थर पहले बेहद साधारण लग रहे थे, अब दादी यिन की नजर में किसी सुव्यवस्थित कब्र के पत्थरों जैसे लग रहे थे। वे न केवल व्यवस्थित थे बल्कि उनसे एक रहस्यमय आभा भी निकल रही थी। अध्याय 1016 आकाश और पृथ्वी की संरचना। फू हल्की हल्की हवा चल रही थी, मानो उसकी गति धीमी हो, और आसमान में सूरज और भी तेजी से चमक रहा था, मानो आसमान में 10 सूरज लटके हों। योद्धा होने के बावजूद उन्हें भी धीरे धीरे असहनीय गर्मी लगने लगी। ये यून पूरी एकाग्रता से अपने चारों ओर बिखरी चट्टानों का अवलोकन कर रहा था। जब उसने बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग करके इन निर्जीव प्रतीत होने वाली चट्टानों को देखा तो ये यून ने महसूस किया कि ये चट्टानें एक श्रृंखला में पैटर्न बना रही थी, मानो जलती हुई आग की लपटें हों। क्या हो रहा है? समूह में से किसी ने पूछा। 33 आकाशों के द्वार के अंदर कई लोग सतर्क रहे। क्या ये सिर्फ एक तेज धूप नहीं है? 10,000 परियों के स्वर्ग में भी मौसम अचानक बदल जाता है, तो ऐसे में उस दुनिया का क्या जो पतन की कगार पर है? सूरज का अचानक तेज चमकना कोई हैरानी की बात नहीं है, युवक ने बेपरवाही से कहा। यही वह था जिसने दादी यिन से बहस की थी। दादी यिन का चेहरा बेहद गंभीर हो गया और वह इस नासमझ बदमाश को जान से मार देना चाहती थी। चुप रहो, दादी यिन ने अचानक उस पर हमला कर दिया और अपनी झुर्रीदार हथेली से उस युवक को पकड़ लिया। तुम ये क्या कर रहे हो? युवक के गुरु ने एक कदम आगे बढ़कर दादी यिन का हाथ पकड़ लिया। दोनों बुजुर्गों ने एक दूसरे पर प्रहार किए जिससे ऊर्जा का प्रवाह बढ़ गया। हालांकि दोनों पक्षों में से किसी ने भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। रहस्यमय रक्त रेगिस्तान में उनमें से किसी ने भी गंभीरता से लड़ने की हिम्मत नहीं की। उस क्षण दादी यिन एक क्रोधित बूढ़े जानवर की तरह थी। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, रक्त मरुस्थल एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र है। यहाँ असंख्य आदिम जीव मारे गए, साथ ही प्राचीन शक्तिशाली हस्तियों का रक्त या खंडित खजाने भी। यहाँ जो कुछ भी नष्ट हुआ उसने रक्त मरुस्थल को एक खतरनाक क्षेत्र बना दिया। करोड़ों वर्षों के बाद अनगिनत नियमित टुकड़े और रक्त ने मिलकर मृत्यु का एक आकाश पृथ्वी रूप धारण कर लिया है। जो कोई भी इसमें प्रवेश करेगा उसकी निश्चित मृत्यु होगी। क्या नियमवाचक खंड स्वयं ही एक सरणी बना रहे हैं? युवक ने तिरस्कार पूर्वक हंसते हुए कहा। उसे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उन्होंने अपने गुरु से सरणी निर्माण का अध्ययन किया था, इसलिए सरणी निर्माण में उनकी दक्षता भले ही कमजोर थी, पर वे इस बात को भलीभांति जानते थे कि सरणी निर्माण कितना रोचक होता है। यहाँ तक कि एक सरणी निर्माण विशेषज्ञ भी अथक परिश्रम के बावजूद एक सरणी स्थापित करने में असफल हो सकता है, तो ये स्वाभाविक रूप से कैसे बन सकती है? ये तो महज एक संयोग होगा। मुझे जाने दो। दादी यिन द्वारा पकड़े जाने पर युवक भी घबरा गया था। दादी यिन की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी, फिर उन्होंने अपनी पकड़ ढीली कर दी। दादी यिन से दूरी बनाते हुए युवक कुछ कदम पीछे हट गया। उसने अपने कपड़े समेटे और जैसे ही वह कुछ कहना चाहता था उसे अचानक कुछ गड़बड़ महसूस हुई। जब उसने अपने जादुई वस्त्रों को खींचा तो वे आसानी से फट गए। उसके जादुई वस्त्र मौसम के प्रभावों से अप्रभावित थे। दाओ मैनिफेस्टेशन क्षेत्र के एक योद्धा के पूर्ण बल से किए गए प्रहार को सहने की क्षमता होने के बावजूद वे इतनी आसानी से कैसे फट गए? उसने नीचे देखा और उसके फाड़े हुए कपड़े झुलसने लगे। हालांकि वे जल नहीं रहे थे बल्कि पिघल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी धातु को भट्टी में रख दिया गया हो। उसके हाथ में मौजूद कपड़ा ही नहीं पिघल रहा था, बल्कि उसके शरीर पर मौजूद कपड़े भी उसी स्थिति का सामना कर रहे थे। इसके बाद उसकी मांस, बाल और त्वचा की बारी थी। आहा! तभी उस युवक को एहसास हुआ कि वह बहुत बड़े खतरे में है, क्योंकि वह दर्दनाक ढंग से चिल्ला रहा था। यह बहुत दर्दनाक था। जब जलन वाला दर्द उसकी अस्थि मज्जा तक पहुंचा तो वह लगभग पागल हो गया। यह दृश्य देखकर यून समेत सभी लोग स्तब्ध रह गए। यह अप्रत्याशित घटना इतनी अचानक घटित हुई। इससे पहले तो उन्हें बस हल्की गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन भला कोई सोच भी कैसे सकता था कि कोई पिघल जाएगा। गुरुजी, मुझे बचाओ। युवक मदद के लिए चीख उठा, लेकिन उस समय तक उसका अधिकांश शरीर पिघल चुका था। उसके शरीर से भारी मात्रा में खून और अन्य तरल पदार्थ बह रहे थे। उसकी आंखों के गड्ढे भी पिघल चुके थे, जिससे केवल खाली गड्ढे ही बचे थे। उसके अंगों की जगह केवल हड्डियां ही बची थीं, क्योंकि उसका मांस और खून पूरी तरह से पिघल चुका था। खून और अन्य तरल पदार्थों से लथपथ उसकी हड्डियां रिस रही थीं। वह लड़खड़ाते हुए अपने गुरु की ओर बढ़ा। उसके दिल में उसका गुरु ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। लेकिन उस क्षण बैंगनी वस्त्रधारी गुरु की आंखें भय से भर उठीं। यद्यपि वह जानता था कि 33 आकाशों का द्वार अत्यंत खतरनाक है, उसने पहले कभी ऐसा भयावह दृश्य नहीं देखा था। एक व्यक्ति बिना किसी कारण के पिघल गया था। आखिर हो क्या रहा था? अपने शिष्य को अपने पास आते देख बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्ग को तुरंत ही बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ। उन्होंने अचानक अपनी हथेली से प्रहार किया, जिससे ऊर्जा का एक जबरदस्त विस्फोट हुआ जो सीधे युवक की छाती पर लगा।
बम! एक जोरदार धमाके के साथ युवक खून और शरीर के तरल पदार्थों के छींटे उड़ाते हुए दूर जा गिरा। दादी यिन ने ऊर्जा अवरोध उत्पन्न करते हुए जोरदार दहाड़ लगाए और सभी तरल पदार्थों को रोक दिया। उन्हें यह आशंका सता रही थी कि ये तरल पदार्थ बेहद खतरनाक है। बम! कंकाल में तब्दील हो चुका वह युवक जमीन पर बुरी तरह गिरा, जिससे खून और शरीर के तरल पदार्थ चारों ओर फैल गए। इसके बाद ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसकी हड्डियां अत्यधिक तापमान पर जल रही हों और उनसे सरसराहट की आवाजें आ रही हों। फिर उसकी हड्डियां पिघलने लगीं। उनमें से कुछ पूरी तरह पिघलकर सूख गईं। अंत में जमीन पर केवल एक मानव आकृति का ढांचा ही बचा था। उसका रंग गहरा लाल था और उसके अलावा कुछ भी नहीं बचा था। यह सभी ने एक गहरी सांस ली। युवक की मृत्यु का तरीका बेहद भयावह था। ये यून भी भय से कांप उठा। उसने पहले भी जमीन के नीचे गहरे सोए हुए राक्षसी अंडों को देखा था, लेकिन वे आखिर जीवित प्राणी थे। ये बात तो समझ में आती है कि वे अपने काटने से लोगों को सड़ा गलाकर रख सकते हैं, लेकिन अब युवक की मौत पूरी तरह से रहस्यमय तरीके से हुई थी। सब लोग हिलना मत, इस खतरनाक जगह पर एक भी गलत कदम आखिरी साबित होगा। वो कुछ कदम पीछे हटकर जानलेवा इलाके में चला गया, इसलिए उसकी मौत हो गई। दादी यिन की कर्कश आवाज सुनाई दी। हालांकि युवक उनसे बहस कर रहा था, लेकिन उसकी मौत से दादी यिन को कोई राहत नहीं मिली, बल्कि उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई हो। क्या 33 आकाशों के द्वार का आंतरिक भाग इतना खतरनाक था? अभिलेखों में दिए गए विवरण इतने बुरे नहीं लगते थे। अब क्या करें? हम वापस लौटेंगे और इस जगह को छोड़ देंगे। दादी यिन के माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगीं। उन्होंने वापस जाने का रास्ता देखने के लिए एक बार फिर दिव्य दिशासूचक यंत्र निकाला। उस क्षण किसी के मन में कोई और विचार नहीं था। युवक की मृत्यु ने सबके दिलों को दहला दिया था। रक्त रेगिस्तान सचमुच बहुत विचित्र था। इसके अलावा सभी को हैरान करने वाली बात यह थी कि बिना किसी जीवित प्राणी की मौजूदगी के उस व्यक्ति की मृत्यु के पीछे क्या तंत्र था। खतरा कहां से आया? लेकिन उस क्षण आह 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 जैसे ही समूह ने अपना सिर घुमाया, चीखें एक बार फिर गूंज उठीं। ये चीखें अमर वर्षा संप्रदाय के सदस्यों की थीं। वे एज्योर वुड मैनर के ठीक पीछे चल रहे थे और सुरक्षित थे, लेकिन अब अचानक वे एक खतरनाक इलाके में प्रवेश कर गए थे, जिससे वे संकट में पड़ गए। ये यून उन्हें घूरती रही। चिलचिलाती धूप में दो लोग तरल रूप में बदल गए थे। उनकी हड्डियां भी तेजी से पिघल रही थीं। अमर वर्षा संप्रदाय के अन्य सदस्यों के चेहरे पीले पड़ गए थे। उनके चेहरे बेहद बदसूरत थे। उनमें से ये यून ने मार्क्वेस वू यून को देखा। भयानक रक्त रेगिस्तान में मार्क्वेस वू यून बाकियों से अधिक शक्तिशाली था, लेकिन इससे उसके जीवित रहने की संभावना में कोई वृद्धि नहीं हुई। एज्योर वुड ग्रेट वर्ल्ड की यात्रा संभवतः इसमें प्रवेश करने वाले अधिकांश गुटों के लिए एक अवसर के बजाय एक आपदा साबित हुई। यहां तक कि अमर वर्षा संप्रदाय जैसे शक्तिशाली गुट की एक टीम भी बुरी तरह से हार गई। अमर वर्षा संप्रदाय के लोग पूरी तरह से फंस गए थे। वे न तो पीछे हट सकते थे और न ही आगे बढ़ सकते थे। और उसी क्षण यीयून ने अमर वर्षा संप्रदाय के शिष्यों के आसपास की रेत और चट्टानों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करना शुरू कर दिया। उसने जो बात एक जैसी देखी वह थी आग जैसी आकृतियां। लंबे और गहन अवलोकन के बाद यीयून ने अंततः पुष्टि की कि यह अग्नि की लिप्टों का पैटर्न नहीं था, बल्कि दाव पैटर्न था। जैसा कि दादी यिन ने कहा था, ये रक्त रेगिस्तान में करोड़ों वर्षों से स्वाभाविक रूप से निर्मित दाव पैटर्न थे। सबसे पहले रक्त रेगिस्तान स्वर्ग और पृथ्वी का एक सम्मिश्रण था। यह मृत्यु का एक भयावह सम्मिश्रण भी था। रक्त रेगिस्तान कितना विशाल था यह अज्ञात था। इसके बारे में सोचना ही विस्मयकारी था। प्रकृति की शक्तियों द्वारा स्वाभाविक रूप से निर्मित एक विशाल संरचना जो करोड़ों वर्षों में बनी थी। प्रकृति के पास किस प्रकार की अद्भुत शक्ति थी। मार्शल आर्ट का जितना अधिक अभ्यास किया जाता है, उतना ही अधिक व्यक्ति ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर सकता है। ये यून रक्त रेगिस्तान को लगातार देखता रहा और अपनी दृष्टि का दायरा बढ़ाता रहा। शायद यह उसकी साधना की सीमा थी, लेकिन बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि के बावजूद भी उसके लिए हर एक दाव पैटर्न को देखना असंभव था। इसके अलावा जो पैटर्न थोड़ी दूरी पर थे वे पूरी तरह से धुंधले दिखाई दे रहे थे। ये यून केवल इतना ही पुष्टि कर सका कि ये दाव पैटर्न विभिन्न प्रकार के नियमों का संघनन करते हैं जो अनंत विविधता में है। उसने जो अग्नि दाव पैटर्न देखा वह असंख्य संभावनाओं में से मात्र एक था। जो लोग पहले वाष्पीकृत हो गए थे उनका संभवतः इसी दाव पैटर्न से संबंध था। हालांकि ये यून को अभी तक ये पूरी तरह समझ नहीं आया था कि उनका क्या संबंध है। अध्याय 1017 एरिक क्रैकिंग। विशाल रक्त रेगिस्तान में अमर वर्षा संप्रदाय और नीले लकड़ी के मनों के शिष्य जो उसमें फंसे हुए थे, अशांत समुद्र में खोई हुई दो अकेली नावों की तरह थे। वे किसी भी क्षण पलट सकते थे। उस संकट के क्षण में दादी यिन ने रक्त रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश करते हुए महान स्वर्गीय कंपास निकाला। मेरा शिष्य जलकर क्यों मर गया? बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्ग व्याकुल महसूस कर रहे थे। अंतिम क्षण में उन्होंने ही अपने हाथ से प्रहार किया और अपने शिष्य को शीघ्र मृत्यु दे दी। मुझे भी नहीं पता। हालांकि ग्रंथों में रक्त रेगिस्तान का कुछ वर्णन है, लेकिन उसमें केवल खतरों का जिक्र है। खतरे क्या है इस बारे में अभिलेखों में ज्यादा जानकारी नहीं है, दादी यिन ने कहा। उनके चेहरे पर गहरी चिंता झलक रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि करोड़ों वर्षों में 33 आकाशों के द्वार के लुप्त होने के बाद उसमें बहुत बड़े बदलाव आए होंगे। एज्योर वुड मैनर के पास वर्षों पुराना जो ग्रंथ था वह पर्याप्त नहीं था। यह भी संभव है कि एज्योर वुड ग्रेट वर्ल्ड के विनाश के कगार पर होने के कारण 33 आकाशों का द्वार और भी ज्यादा खतरनाक हो गया हो। क्या आपके पास महान स्वर्गीय दिशासूचक यंत्र नहीं है? एज्योर वुड मैनर के अलगाववादियों में से किसी ने पूछा। यद्यपि मैंने वर्षों तक दिव्य दिशासूचक यंत्र का अध्ययन किया है, फिर भी यह मेरी प्रतिभा की कमी को दूर नहीं कर सकता। मैंने केवल उन्हीं खतरनाक क्षेत्रों का अध्ययन किया है जिनका विस्तृत विवरण ग्रंथों में मिलता है। दिव्य दिशासूचक यंत्र होने के बावजूद भी मैं इस रक्त विक्षोभ के विरुद्ध असहाय हूँ।
दादी यिन के शब्दों ने सबका दिल दुखा दिया। उसी क्षण बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्ग आगे बढ़े और उन्होंने अपने अंतरस्थानिक वलय से झंडों का एक समूह निकाला। इन झंडों के डंडे प्राचीन परी जीवों की हड्डियों से बने थे और झंडे प्राचीन परी की खाल से बने थे। झंडों के भीतर जाहिरा तौर पर जीवित प्राणी बंद थे जो दर्द से तड़प रहे थे। बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्ग को उन ध्वजपत्रों को देखकर स्पष्ट हो गया कि वे आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। ये ध्वजपत्रों को भेदने का उनका सबसे मूल्यवान खजाना थे। इन ध्वजपत्रों में ध्वज आत्मा समाहित थी। प्रत्येक उपयोग के साथ यह धीरे धीरे कम होती जाती थी और बहुत बार उपयोग किए जाने पर यह पूरी तरह से बेकार हो जाती थी। मुझे करने दो। चूंकि ब्लड डेजर्ट में एक एरे फॉर्मेशन है, इसलिए मैं अपने इस तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल करूंगा जो एरे को तोड़ता है। ये कारगर होना चाहिए। दादी यिन ने एक पल के लिए संकोच किया, फिर बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्ग को स्थिति का जायजा लेने दिया। अब जब वे खतरे में थे तो हर अतिरिक्त व्यक्ति का मतलब अतिरिक्त शक्ति थी। अगर बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्ग को कुछ पता चल गया तो क्या होगा? बैंगनी रक्त वाले बुजुर्ग ने रक्त रेगिस्तान की लाल रेत में ध्वज गाड़ दिए। उन्होंने रक्त रेगिस्तान की प्राकृतिक शक्तियों का अध्ययन करते हुए अपनी दाववादी कलाओं को संयोजित करना शुरू किया। और उसी क्षण यी यून अपने चारों ओर रक्त रेगिस्तान में व्याप्त दाव पैटर्न का अवलोकन कर रहा था। ये पैटर्न रक्त रेगिस्तान में नष्ट हुए दिव्य हथियारों के टुकड़ों, मृत आदिम प्राणियों के शवों या अवशेष नियमों से स्वाभाविक रूप से निर्मित हुए थे। यी यून को यह एहसास हुआ कि जिन स्थानों पर लोग जलकर मर गए थे उसका कारण यह नहीं था कि उन्होंने दाव पैटर्न पर कदम रखा था, बल्कि इसलिए था कि उन्होंने दाव पैटर्न के बीच के नोड्स पर कदम रखा था। रक्त रेगिस्तान के दाव पैटर्न का वितरण अपने आप में एक नियमितता रखता था। 3 या 4 ऊर्जा केंद्र मिलकर इतनी शक्तिशाली शक्ति उत्पन्न करते थे कि लोगों को भाप बना सकते थे। तो अगर वह इन ऊर्जा केंद्रों से बच जाए तो क्या होगा? ... काफी देर बाद बैंगनी वस्त्र पहने, माथे पर शिकन लिए हुए बुजुर्ग ने राहत की सांस ली। माथे से पसीने की कुछ बूंदें पोंछते हुए उन्होंने कहा, तो यही बात है, यही होना चाहिए। बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग व्यक्ति स्वयं से कुछ बुदबुदा रहे थे, मानो उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया हो। वह शांत नहीं दिख रहा था, लेकिन ये स्पष्ट था कि उसने प्रगति की थी। क्या आपको कुछ पता चला? एजियोर वुडमैनर के अलगाववादियों के एक शिष्य ने चिंता से पूछा। खून का रेगिस्तान देखने में अंतहीन लग सकता है, लेकिन असल में यह उतना विशाल नहीं है। अगर हम सीधे चलते रहे तो इस क्षेत्र से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उड़ना भी काम नहीं आएगा, क्योंकि यह आत्महत्या के बराबर होगा। हम यहाँ से चल सकते हैं। यहाँ एक रास्ता है जो हमें बाहर ले जाता है। ये खून के रेगिस्तान से होकर गुजरता है और बस लगभग 1000 कदम चलने की जरूरत है। सिर्फ 1000 कदम? क्या सच में इतना ही कम है? बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्ग ने एक रास्ता दिखाया, लेकिन एजियोर वुडमैनर के शिष्य आश्वस्त नहीं हुए। कई लोग भयभीत थे और किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए गंभीर भाव से कहा, क्यों? क्या कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता? ये कैसे हो सकता है? रूस्टर ने रूखी हंसी हंसते हुए कहा। उसे वाकई बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्ग के दावों पर भरोसा नहीं था। इसकी मुख्य वजह ये थी कि रक्त रेगिस्तान बहुत ही अजीब था। उसे यह बात अविश्वसनीय लग रही थी कि मृत्युभूमि से बचने के लिए लगभग 1000 कदम ही काफी थे। बेशक उन्होंने अपने मन की बात जाहिर नहीं की। इसके बजाय उन्होंने कहा, एल्डर डागू को संरचना निर्माण में असाधारण महारत हासिल है। हालांकि पथ प्रदर्शक बनने में हमेशा कुछ जोखिम रहता है। हम एजियोर वुडमैनर के अलगाववादियों को सारा जोखिम उठाने नहीं दे सकते, जबकि लोग दूसरों की मेहनत का आनंद लेते हुए बस उनके पीछे पीछे चलते रहें। जब रूस्टर बोल रहा था, उसने यी यून की ओर देखा। उसे यी यून हमेशा से ही नापसंद था। इसके अलावा वे 33 आकाशों के द्वार की आंतरिक गहराइयों की खोज करना चाहते थे, तो वे किसी बाहरी व्यक्ति को अपने साथ कैसे ले जा सकते थे? उसे मार्गदर्शक बनाना ही सबसे उचित था। उसकी मृत्यु ही उनके लिए खुशी की बात होती। इसका क्या मतलब है? युवे यिंशा ने यी यून के सामने खड़े होकर ठंडे स्वर में पूछा। कुछ नहीं, मैं बस अपने इस युवा मित्र को आगे चलने के लिए कह रहा हूँ। हमारे एल्डर डागू ने इस मार्ग को जानने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। एल्डर डागू के ध्वजों के एक बार उपयोग से ही ध्वजात्माओं की ऊर्जा का एक हिस्सा खर्च हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि उनका नुकसान कितना बड़ा था? क्या आप बिना किसी शुल्क के हमारे साथ चलना चाहते हैं? इस दुनिया में इतनी मुफ्त सवारी कैसे संभव हो सकती है? रूस्टर की बातों का समर्थन एजियोर वुडमैनर के अलगाववादियों ने तुरंत किया। शेर की खाल से चेहरा ढके युवक ने भी आगे बढ़कर कहा, बिल्कुल सही। आपको बस उस रास्ते पर चलने की जिम्मेदारी निभानी है जो हमने खोजा है। सभी की निगाहें यी यून पर टिकी थीं। मौजूदा हालात में युवे यिंशा का रुतबा भी किसी काम का नहीं था। हालांकि उनकी एक विनती युवे यिंशा पर निर्भर थी, लेकिन रक्त रेगिस्तान में उन्हें जिन खतरों का सामना करना पड़ रहा था वे बेहद गंभीर थे। उनका जीवित रहना एक बड़ा सवाल था, इसलिए उन्होंने 33 आकाशों के द्वार की खोज करने का विचार पूरी तरह से त्याग दिया। बदमाश, इधर आओ और रास्ता दिखाओ, मुर्गे ने अजीबोगरीब अंदाज में कहा। उसे यकीन था कि यी यून के पास कोई और चारा नहीं था। यी यून ने अपनी आस्तीनों पर लगी लाल रेत को झाड़ते हुए बेपरवाही से कहा, क्या तुमने अभी अभी कहा कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे रक्त रेगिस्तान से बाहर आऊंगा? तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो। अगर तुम मुझसे भीख भी मांगते तो भी मैं तुम्हारे पीछे आने की जहमत नहीं उठाता। क्या? जब यी यून ने ये शब्द कहे तो एजियोर वुडमैनर के सभी अलगाववादी गुस्से से उसकी ओर देखने लगे। उन्हें उससे इतनी अकड़ की उम्मीद कभी नहीं थी। ये छोटा बदमाश बहुत घमंडी है। सीनियर ब्रदर सेवन प्लम, मैं इससे मार डालूंगा। एक हट्टा कट्टा युवक आगे बढ़ा और यी यून पर हमला करने ही वाला था कि मुर्गे ने उसे रोक दिया। वह अच्छी तरह जानता था कि रक्त रेगिस्तान में लड़ना आत्महत्या करने से कम नहीं था। तुम्हारे अंदर हिम्मत है। सेवन प्लूम की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। मैं देखना चाहता हूं कि तुम रक्त रेगिस्तान से कैसे बाहर निकलोगे। चलो चलें।
चूंकि ये यून समूह छोड़ रहा था, इसलिए एजे और वुड मैनर के अलगाववादियों ने ये यून को निशाना बनाना बंद कर दिया। वे ये यून को ब्लड डेजर्ट में अकेला और असहाय देखना चाहते थे, जहां उसकी मदद करने वाला कोई न हो। यह देखना वाकई मनोरंजक होने वाला था। एजे और वुड मैनर के अलगाववादियों में से किसी एक को नियुक्त किया गया, क्योंकि उसने बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्ग के निर्देशों का पालन किया। लगभग 8 कदम चलने के बाद उसके साथ कुछ नहीं हुआ। अद्भुत! एल्डर डागो के पास सचमुच दूरदर्शिता का चमत्कार है। वे वाकई मृत्यु की इस भूमि में जीवित रहने का मार्ग बता सकते हैं। किसी ने प्रशंसा करते हुए कहा। हाँ, बुजुर्ग डागू ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए हंसते हुए कहा और वे काफी संतुष्ट प्रतीत हो रहे थे। ये यून, क्या तुम सचमुच यहीं रुक रही हो? मौत का खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में बदले की भावना से कोई कदम मत उठाओ। युए यिंशा चिंतित हो उठी जब उन्होंने देखा कि एल्डर डागो एजे और वुड मैनर के अलगाववादियों को ले जाने ही वाले थे कि यून बिना हिले डुले खड़ी रही। ये यून ने उसे 2 बार बचाया था, इसलिए वह उसे बीच मझधार में नहीं छोड़ सकती थी। हालांकि ये यून अपने फैसले पर अडिग था। उसका जाने का कोई इरादा नहीं था। छोटी बहन यिंशा, अगर तुम अभी नहीं निकली तो फिर कभी निकल नहीं पाओगी। क्या तुम सच में उस बदमाश के साथ मौत के मुंह में जाने का इरादा रखती हो? रूस्टर ने उपहास उड़ाते हुए कहा। युए यिंशा चिंतित हो गई। वह ये यून को नजरअंदाज नहीं कर सकी और दादी यिन को विनती भरी नजरों से देखने लगी। उन्हें उम्मीद थी कि दादी इन दिव्य दिशासूचक यंत्र का उपयोग करके कोई रास्ता खोज लेंगी, लेकिन स्पष्ट रूप से दादी इनमें आत्मविश्वास की कमी थी। एक कदम पीछे हटकर देखे तो भले ही दिव्य दिशासूचक यंत्र कोई रास्ता खोज ले, उसे परखने के लिए किसी की आवश्यकता होगी। केवल परिणामों का अनुसरण करना बहुत खतरनाक था। उसी क्षण ये यून ने धीरे से कहा, युए यिंशा, चिंता मत करो। वे रक्त रेगिस्तान से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जल्द ही कोई ना कोई मरेगा। ये यून के शब्द ऊंचे नहीं थे, लेकिन योद्धाओं के कान उन्हें स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। क्या कुछ दूरी तय कर चुके एजे और वुड मैनर के अलगाववादियों ने गुस्से से ये यून की ओर पीछे मुड़कर देखा। 10 कदम से भी ज्यादा आगे बढ़ चुके उस हटे कट्टे युवक के चेहरे पर जानलेवा भाव थे। वह बिल्कुल आगे चल रहा था, इसलिए अगर किसी की मौत होनी थी तो वो वही था। ये यून के श्राप ने उसे ये यून को पीट पीट कर मार डालने की इच्छा जगा दी। छोटे बदमाश, अगर तुमने और बकवास की तो मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगा, उस हटे कट्टे युवक ने चेतावनी देते हुए कहा। हमें उसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? वो तो बस एक अज्ञानी बदमाश है। क्या उसे लगता है कि उसे एल्डर डागू की भविष्यवाणी का मूल्यांकन करने का अधिकार है? जब एल्डर डागू अपनी दाढ़ी सहला रहे थे तभी एक और युवक ने कहा। उनकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई और उन्होंने कहा, यह बच्चा अज्ञानी है क्योंकि यह स्वर्गिक मार्ग का अपमान कर रहा है। यह रक्त रेगिस्तान एक प्राकृतिक शक्ति है और इसके प्रति मेरे मन में केवल भय और श्रद्धा का भाव है। मैंने इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही समझा है, लेकिन इसका इस तरह बेतुकी बातें करना न केवल हास्यास्पद है बल्कि दुखद भी है। तो फिर आगे बढ़ो, ये यून ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा। अगर तुम मरना चाहते हो तो इसे कौन रोक सकता है? मरना? मैं तुम्हें दिखाता हूं कि वास्तव में क्या होगा। तगड़े! युवक ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा और अचानक एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसके कदमों में कुछ बदलाव आया है, लेकिन इससे पहले कि वह आत्मसंतुष्ट हो पाता, उसे अचानक अपने पैरों में सुन्नपन महसूस हुआ। उसने नीचे देखा और पाया कि उसके पूरे पैर मोम की तरह पिघलने लगे हैं, जैसे मोम आग की लपटों में जल रहा हो। खून मोमबत्ती के मोम की तरह टपकने लगा और जल्द ही उसकी हड्डियां दिखने लगीं। आहा हा हा! हटे कट्टे युवक ने दर्द भरी चीख मारी, लेकिन पिघलने की प्रक्रिया तेजी से उसकी जांघों तक फैल गई। उसके बाद यह उसकी कमर तक पहुंची और उसके धड़ की ओर बढ़ने लगी। पुआ! उस हटे कट्टे युवक का पेट पानी की थैली फटने की तरह हिंसक रूप से फट गया। उसके अंग खून से लथपथ तरल पदार्थ में तब्दील होकर बाहर निकल आए। उस हटे कट्टे युवक के चेहरे पर भय के भाव साफ झलक रहे थे और उसका चेहरा विकृत हो गया था। उसका मुंह खुला हुआ था, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। वह केवल निराशा से यून को देखता रहा। फिर उसने बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्ग की ओर देखा। मैं। उसकी आखिरी आवाज अचानक रुक गई। उसका सिर अदृश्य ज्वालाओं में समा गया था। कुछ ही क्षणों बाद उसकी आंखें जलकर अपनी जगह पर धंस गईं और केवल एक कंकाल ही बचा रहा। छप छप! रक्त और शारीरिक तरल पदार्थों से ढकी हड्डियां पिघली हुई हड्डियों के रूप में लाल रेत पर तेजी से बिखर गईं और फिर पूरी तरह से गायब हो गईं। एजे और वुड मैनर के सभी शिष्य भयभीत थे। जब बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्ग ने ये देखा तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि वे इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। कुछ ही क्षण पहले तक वह आत्मसंतुष्ट लग रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था मानो वह बहुत बुरा हो गया हो। क्या सच में उसकी मौत हो गई? क्या उसने अपनी गणना में कोई गलती की थी? उसकी मूल गणना के अनुसार रक्त रेगिस्तान को पार करने में उन्हें लगभग 1000 कदम लगेंगे, लेकिन अब उनमें से एक की 10 से कुछ अधिक कदम चलने पर ही मृत्यु हो गई। यदि वे इसी रास्ते पर चलते रहे तो रक्त रेगिस्तान से बाहर निकलने से पहले ही सभी मर जाएंगे। उस समय कई लोग ही यून को देख रहे थे। उसने अपने हाथ बांध रखे थे और वह शांत दिख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जो कुछ हुआ था उसका उससे कोई लेना देना ही नहीं था। क्या यह महज एक संयोग था कि यून ने कुछ ही क्षण पहले उस हटे कट्टे युवक की मृत्यु की भविष्यवाणी कर दी थी? लेकिन क्या यह बहुत बड़ा संयोग नहीं होगा? अध्याय 1018 मृतकों का अंतहीन सिलसिला। बड़े दागू, क्या हो रहा है? उस हटे कट्टे युवक की दुखद मृत्यु देखकर एजे और वुड मैनर के कई अलगाववादी भयभीत हो गए। यदि वे आगे का रास्ता तलाशने वाले होते तो उनका भी यही हाल होता। यह एक ऐसा परिणाम था जिसने सचमुच उन्हें पूरी तरह से निराश कर दिया। बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्ग के चेहरे पर तनाव झलक रहा था और भाव गंभीर हो गए थे। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, रक्त मरुस्थल की स्वर्ग और पृथ्वी की व्यवस्था इतनी गहन है कि मेरे द्वारा खोजे गए मार्ग में कभी कभार गलती हो जाना स्वाभाविक है।
इससे बचना मुश्किल है। उसने मुश्किल से टाला जा सकता है जैसे शब्द इतनी लापरवाही से कहे थे, लेकिन स्काउट के लिए इसका मतलब खून के तालाब में बदल जाने और फिर वाष्पीकृत हो जाने का परिणाम होगा। उस यून नाम के बदमाश का क्या हुआ? उसने उस एक कदम से ही उस घातक परिणाम की भविष्यवाणी कैसे कर ली? रूस्टर ने पूछा। ये यून की कई बातों ने उसके मन में एक डर पैदा कर दिया था। ये तो महज संयोग था। इतनी कम साधना वाला एक कनिष्ठ व्यक्ति रक्त रेगिस्तान में व्याप्त स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तियों को कैसे समझ सकता है? वो तो बस बेतुकी बातें कर रहा था। जीवन और मृत्यु पर अधिकार जताना किसे नहीं आता। उसकी किस्मत ही ऐसी थी कि उसके एक वाक्य से उसे सच्चाई का पता चल गया। बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्ग ने तिरस्कारपूर्वक कहा। समूह में कुछ लोग ऐसा ही सोचते थे। पिछली कहासुनी में ये यून का उन पर अपशब्द बोलना आम बात थी। ये महज संयोग था कि उसने एकदम सटीक निशाना साधा। तो फिर रास्ते की पड़ताल करने के बारे में क्या? एक युवक ने पूछा। सबने एक दूसरे की ओर देखा। भला कौन इस राह पर चलने की हिम्मत करेगा जिस पर ऐसी गलतियां होने का खतरा था जिन्हें टाला नहीं जा सकता था? इसके अलावा रक्त रेगिस्तान का सबसे विचित्र पहलू ये था कि विनाश का संकेत देने वाले ये क्षेत्र योद्धाओं के कदम रखने से पहले किसी भी तरह से विचित्र नहीं लगते थे। दृष्टि या अनुभूति से वे हर तरह से सामान्य प्रतीत होते थे। हालांकि जैसे ही कोई कदम रखता उसका शरीर पिघलने लगता था। ऐसा लगता था मानो कोई विशेष नियम योद्धा के शरीर के भीतर ऐसी शक्तियां उत्पन्न कर रहा हो जिसके परिणामस्वरूप वे पिघलने से पहले स्वतः ही जल उठते थे। बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्ग ने गुर्राते हुए कहा, यह तो बस रक्त रेगिस्तान है और 1000 कदम की दूरी है। अगर इसमें जोखिम भी है तो वह भी सीमित ही होगा। आप सब मार्शल आर्ट के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन थोड़े से खतरे से डरकर पीछे हट रहे हैं। अब से आप सब बारी बारी से आगे बढ़कर निगरानी करेंगे। हर कोई 10 कदम चलने के बाद ही दूसरे को जिम्मेदारी सौंपेगा। आपका जीवन स्वर्ग के हाथों तय होगा। बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्ग ने आदेश दिया। रणनीति की रूपरेखा का अध्ययन करने के प्रभारी होने के नाते उन्हें स्वाभाविक रूप से आगे जाने की आवश्यकता नहीं थी। एजी और वुडमैनर के अलगाववादियों में से कुछ बुजुर्ग ऐसे भी थे जिन्होंने नेतृत्व संभालने की योजना नहीं बनाई थी। यह एक ऐसा विशेषाधिकार था जो उनकी ताकत के कारण उन्हें प्राप्त था। कनिष्ठों को इस पर कोई आपत्ति उठाने का अधिकार नहीं था। एक युवक को चुना गया जो भय से कांपते हुए आगे चल रहा था। वह दुबला पतला और कमजोर दिख रहा था, मानो हवा के झोंके को भी सहन न कर सके। और देखें, और देखें, और देखें, और देखें। ऐसा लग रहा था मानो बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्ग की भविष्यवाणी एक बार फिर सच हो गई हो। 10 कदम सांस रोककर चलने के बाद कनिष्ठ व्यक्ति किसी तरह सुरक्षित वापस लौट आया। इसके तुरंत बाद अगला व्यक्ति शेर की खाल वाले उस युवक का था जिसने ही उनके साथ उपहास का आदान प्रदान किया था। शेर जैसे बालों वाले उस युवक में विश्वास की कमी थी, लेकिन वह दांत पीसकर आगे बढ़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। हर 2-3 कदम पर वही यून की ओर पीछे मुड़कर देखना नहीं भूलता था। शायद वह किसी वर्जित क्षेत्र में कदम रखने से बहुत डर रहा था, क्योंकि शेर जैसे बालों वाला वह युवक अपने आसपास की हर जानकारी को टटोल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वही यून के हर हाव भाव को पढ़कर सुराग हासिल करने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि उसे पूरा यकीन था कि यून की पहले की भविष्यवाणी महज एक संयोग थी, फिर भी उसकी निगाहें भटकती रहीं। मन की इस जटिल और दुविधापूर्ण स्थिति को तो शेर जैसे बालों वाला युवक भी स्वयं स्पष्ट नहीं कर पा रहा था। जब शेर जैसे बालों वाले युवक ने बड़ी मुश्किल से अपना 9वां कदम पूरा किया तो उसने अनजाने में ही ये यून की ओर देखा। इस बार ये यून चुप नहीं रहा। उसने सहजता से अपने कंधे उचकाए और कहा, लगातार मौत के मुंह में खुद को झोंकने का तुम्हारा साहस वाकई सराहनीय है। ओह! शेर जैसे रोएदार शरीर वाले उस युवक ने जब ये वाक्य सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह पहले से ही चिंता से व्याकुल था, ऊपर से ये यून पीछे से उसका मजाक उड़ा रहा था। अगर वह रक्त रेगिस्तान में न होता तो वह सचमुच वापस जाकर ये यून के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता। इसका क्या मतलब है? शेर जैसे बालों वाले युवक ने क्रूरता से कहा। कुछ नहीं, मैं बस अपनी निजी राय व्यक्त कर रहा हूँ। ये यून ने कंधे उचकाए और कुछ नहीं बोला। एजी और वुडमैनर के अलगाववादियों का उसे आगे बढ़कर नेतृत्व करने का इरादा उसके लिए विनाश के समान था। ये यून जाहिर तौर पर उन लोगों को नहीं बचाएगा जो उसे मारना चाहते थे। बदमाश, इतनी जल्दी मुस्कुरा मत। थोड़ी देर में मैं तुम्हें खून के रेगिस्तान से निकलने की कोशिश करते हुए देखूंगा। जब तुम अकेले चल रहे होगे तो मैं तुम्हें कायरों की तरह तड़पते हुए देखना चाहूंगा। शेर जैसे बालों वाले उस युवक ने ये कहते हुए हिचकिचाते हुए अपना पैर उठाया, लेकिन अंततः उसने दांत पीसकर अपना पैर रख ही दिया। आखिर यही तो आखिरी कदम था। लेकिन वह कदम, उफ! लगभग सुनाई न देने वाली एक आवाज आई जो किसी अदृश्य ज्वाला के फूटने जैसी थी। शेर जैसे बालों वाले युवक को अपनी पिंडली में असहनीय दर्द महसूस हुआ, इससे पहले कि उसने अपनी पिंडली की त्वचा को तेजी से पिघलते देखा। खून और शरीर के तरल पदार्थ बाहर निकल रहे थे। पिघलती हुई सतह तेजी से फैल रही थी और उसकी जांघ की ओर बढ़ रही थी। शेर जैसे घने फर वाले उस युवक की आंखें खून की तरह लाल थीं, मानो फटने वाली हों। एक जोरदार दहाड़ के साथ उसके शरीर से अपार ऊर्जा फूट पड़ी और उसकी सारी मांसपेशियां फड़क उठीं। सुनहरी रोशनी की एक किरण चमकी। शेर की खाल वाले युवक का पैर उसी सुनहरी रोशनी की किरण से तुरंत उसकी जांघ के बीच से कट गया। शेर जैसे बालों वाला युवक दर्द से कराहते हुए पीछे की ओर गिर पड़ा। पता नहीं कब उसके हाथ में एक विशाल सुनहरी तलवार आ गई। उसी क्षण शेर की खाल वाले युवक ने एक सुनहरी तलवार निकाली और उसका पैर काट डाला। अगर ऐसा न होता तो मांस पिघलाने वाली संक्षारक शक्ति पलक झपकते ही उसके पूरे शरीर में फैल जाती। अगर ऐसा होता तो उसका अंजाम केवल यही होता कि उसका मांस गायब हो जाता और उसकी हड्डियां पिघल जाती। वरिष्ठ भाई दबंग कृपाण, एजी और वुडमैनर के अलगाववादियों के अनुयायी दौड़कर आए, लेकिन उन्होंने उसके पास आने की हिम्मत नहीं की। शेर की खाल जैसे बालों वाले उस युवक के कटे हुए बाएं पैर से खून बह रहा था।
उसने जल्दी से कुछ एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर थपथपाकर खून रोकने की कोशिश की, फिर जैसे ही उसे सांस लेने का मौका मिला, उस समय उसका वह पैर जिसे उसने काटकर अलग कर दिया था पूरी तरह से गल चुका था। शेर जैसे घने बालों वाले उस युवक का चेहरा पसीने से तरबतर होकर पीला पड़ गया था। अगर वह जरा भी हिचकिचाता तो उसकी जान चली जाती। ... ये यून, क्या तुम खतरनाक क्षेत्रों का पूर्वानुमान लगा सकती हो? युए यिंगशा ने आश्चर्यचकित होकर अपना सिर घुमाकर ये यून से पूछा। पहली बार ये यून की चेतावनी शायद एक संयोग थी, दूसरी बार ये यून ने उन्हें सीधे तौर पर आगाह नहीं किया। उसने केवल एक वाक्य कहा, लेकिन उस वाक्य ने शेर जैसे बालों वाले युवक को खतरे से नहीं बचाया। इन दोनों संयोगों को मिलाकर युए यिंगशा ने पहले ही कुछ अनुमान लगा लिए थे। मैं इसकी पूरी गारंटी नहीं दे सकता, मैं बस इतना कह सकता हूं कि यह एक तरह की अनुभूति है। चलो इस जगह से निकलने की कोशिश करते हैं। ये यून ने बोलते हुए रक्त रेगिस्तान में कुछ कदम बढ़ाए। उसने जो रास्ता चुना वह एजोर वुड मैनर के अलगाववादियों द्वारा चुने गए रास्ते से बिल्कुल अलग था। दादी यिन अभी भी अपनी जगह पर थी। वह एजोर वुड मैनर के अलगाववादियों के साथ नहीं गई थी, लेकिन जाहिर तौर पर इसका कारण ये यून नहीं था। वास्तव में वह मन ही मन ये यून को अपना दुश्मन मानती थी। हालांकि युए यिंगशा के पीछे रह जाने के कारण दादी यिन और क्या कर सकती थी? वह केवल कुछ समय के लिए खुद को रोक सकती थी। अब जब दादी यिन ने ये यून को रक्त रेगिस्तान से गुजरते देखा तो उनकी पलकें फड़कने लगी। उस बच्चे में वाकई बहुत हिम्मत है। उनके सामने असीम स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति मौजूद थी, इसलिए उसे महान स्वर्गीय दिशासूचक यंत्र पर भरोसा करना पड़ा। जबकि बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्ग ने अपने सर्वश्रेष्ठ 36 ध्वजों पर भरोसा किया था, फिर भी वे भीतर की गहराई को समझने का दावा करने का साहस नहीं कर सके। भले ही ये यून की सरनी संरचनाओं में प्रतिभा असाधारण थी और उसने वास्तव में कुछ पता लगा लिया था, फिर भी वह इतना निश्चित कैसे था कि उसने अपनी अंतर्दृष्टि से कोई गलती नहीं की? रक्त रेगिस्तान कितना विशाल था यह अज्ञात था। यदि बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्ग की यह बात सच भी थी कि इसे 1000 कदमों में पार किया जा सकता है, तो भी यह कोई मामूली बात नहीं थी। क्या 1000 कदमों तक बिना कोई गलती किए आगे बढ़ना संभव था? अध्याय 1019 बेशर्म। इस बदमाश ने एक अलग ही रास्ता चुन लिया है और वह उसी राह पर खुद चल रहा है। यह तो सरासर मौत को दावत देना है, तो चलिए उसके गायब हो जाने का इंतजार करते हैं। एजोर वुड मैनर के कई अलगाववादियों ने ये यून को रक्त रेगिस्तान में जाते हुए देख लिया था। कुछ क्षण पहले ये यून उनके पीछे छिपकर उन्हें अपने ऊपर हंसी का पात्र बनते हुए देख रही थी। वे पहले से ही इस स्थिति से बेहद परेशान थे और अब अंततः ये यून की बारी थी मृत्युभूमि को पार करने की। खून के रेगिस्तान में 1000 कदमों में से एक भी गलत कदम का परिणाम अपूरणीय होगा। उसके पास जो थोड़ी बहुत कुशलता है वह मृत्यु को दावत देने के अलावा कुछ नहीं है, बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्ग ने कहा। प्रकृति की शक्तियों को समझने का प्रयास करते समय गलतियों से बचना लगभग असंभव था, इसलिए बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्ग ने यह मानने से इनकार कर दिया कि यून ने रक्त रेगिस्तान के रहस्यों को समझ लिया है। नौजीवन होना भी अकेले रक्त रेगिस्तान को पार करने के लिए पर्याप्त नहीं था। कुछ कदम चलने के बाद ये यून मुड़ी और युए यिंगशा से बोली, युए यिंगशा, तुम मेरे पीछे क्यों नहीं आती? मैं युए यिंगशा को कुछ हद तक खेद हुआ। वह कैसे ये यून को आगे आगे रास्ता तलाशने दे सकती थी जबकि वह खुद सुरक्षित रूप से पीछे पीछे चल रही थी। कोई बात नहीं, रक्त रेगिस्तान देखने में अंतहीन लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह उतना बड़ा नहीं है। इसे पार करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये यून के ऐसा कहते ही वह मुड़ा और आगे बढ़ गया। इसे पार करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये यून के बोलने का तरीका कुछ ज्यादा ही सहज लग रहा था। ये यून की चलने की गति आम मनुष्यों की गति के समान थी, लेकिन यह एजोर वुड मैनर के अन्य शिष्यों के बिल्कुल विपरीत था, जो वर्जित क्षेत्र में कदम रखने के डर से कछुए की गति से भी धीमी चाल से चलते थे। कई लोगों की निगाहों के बीच ये यून ने 10 कदम और फिर 20 कदम बढ़ाए। उसे किसी तरह का खतरा महसूस नहीं हुआ, मानो वह किसी साधारण रेगिस्तान में चल रहा हो। ये कैसे संभव हो सकता है? क्या सचमुच उसे मोक्ष का मार्ग मिल गया? एजोर वुड मैनर के अलगाववादियों को यह बात अविश्वसनीय लगी। शायद ये किस्मत की बात है, एक युवक ने गुस्से में कहा। उसकी निगाहें अनजाने में बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग की ओर मुड़ गईं। हालांकि उसने देखा कि बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्ग के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्ग अच्छी तरह जानते थे कि ये यून जो कुछ दिखा रहा था उसे महज भाग्य से नहीं समझाया जा सकता था। उन्होंने हर तरह की भविष्यवाणी की थी, लेकिन 30 कदमों में 2 गलतियां हुई थीं। अब ये यून बिना किसी परेशानी के 20 से अधिक कदम चल चुका था। पहले की उसकी सटीक भविष्यवाणियों के अलावा इन सभी बातों से यह निष्कर्ष निकलता था कि ये यून ने रक्त रेगिस्तान में छिपी प्राकृतिक शक्तियों को पहचान लिया था। उस पुरुष ने यह कैसे किया? पलक झपकते ही ये यून ने 40 से अधिक कदम बढ़ा लिए थे। उसने जितनी दूरी तय की थी वह एजोर वुड मैनर की प्रगति से कहीं अधिक थी। हालांकि ये यून और एजोर वुड मैनर ने 2 अलग अलग रास्ते चुने थे, लेकिन उनकी दिशा एक ही थी। अब ये यून एजोर वुड मैनर के अलगाववादियों से आगे निकल चुका था। उस क्षण एजोर वुड मैनर के वे लोग जो अब भी यून पर विश्वास करने से इनकार कर रहे थे, एक शब्द भी नहीं बोल सके। तथ्य उनके सामने स्पष्ट थे। मोक्ष का वह मार्ग जिसे उन्होंने दाववादी कलाओं के आधार पर समझा था और जीवन बलिदानों के माध्यम से गढ़ा था, ये यून द्वारा सहजता से बनाए गए मार्ग से कहीं अधिक निम्नतर था। बड़े दागू, ये उद्धरण चिन्ह, मैं अंधा नहीं हूँ, मैं इसे देख रहा हूँ, बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा। उन्हें यह जानकर गहरा सदमा लगा था कि ये यून ने उन्हें इतनी आसानी से पीछे छोड़ दिया है। हे बुजुर्ग दागू, क्या हम अपना मार्ग बदलकर ये यून के पदचिन्हों पर चले? सेवन प्लूम ने अचानक एक सुझाव दिया। जिस जगह पर वे थे वही ये यून से बस कुछ ही कदम दूर थी। अगर वे उस जगह से निकलकर उसके पदचिन्हों का अनुसरण करें तो क्या वे सीधे रक्त रेगिस्तान को पार नहीं कर लेंगे? ठीक है, ठीक है, बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्ग ने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया।
हालांकि यह कायरतापूर्ण कार्य था, लेकिन वास्तव में यही सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका था। जरा रुकिए, हमें भी साथ ले चलिए। हम कुछ लोगों को रास्ता देखने में आपकी मदद के लिए भेज सकते हैं। हमें भी साथ ले चलिए। थोड़ी दूरी से अचानक एक आवाज आई। बोलने वाला व्यक्ति अमर वर्षा संप्रदाय का मार्क्वेस वू यून था। अमर वर्षा संप्रदाय के इन कुछ शिष्यों ने अपने साथियों की मृत्यु देखकर गहरी निराशा का अनुभव किया। रक्त रेगिस्तान में वे पलक तक झपकाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अब उनके पास एकमात्र विकल्प था कि वे एजियोर वुड मैनर के लोगों पर भरोसा करें ताकि वे इस निर्जन भूमि को छोड़कर जा सकें। यदि उन्हें पता होता कि 33 आकाशों का द्वार इतना खतरनाक है तो वे बल प्रयोग की धमकी के बावजूद भी नहीं आते। नीले वन के विशाल लोक की यात्रा उनके लिए एक विपत्ति साबित हुई। सेवन प्लम ने कहा, इन्हें साथ ले आओ और इन्हें ही जासूस बना दो। बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्ग ने सिर हिलाकर कहा, तुम अकेले ही आ जाओ। इस दूरी को पार कर पाना तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करेगा। अगर तुम इसे सफलतापूर्वक पार नहीं कर पाए तो समझ लो कि तुम्हारा यही मरना तय था। ... ये यून, वे लोग हमारा पीछा करने का इरादा रखते हैं, युए यिंगशा ने अपने पीछे का दृश्य देखकर निराशा से कहा। उस समय ये यून बाकियों से 50 कदम से भी अधिक आगे निकल चुका था। जहां तक एजियोर वुड मैनर के अलगाववादियों और अमर वर्षा संप्रदाय के शिष्यों की बात है, उन्हें ये यून के मार्ग तक पहुंचने से पहले काफी कीमत चुकानी पड़ी थी। क्या तुम्हें अब भी शर्म आती है? सेवन प्लूम, तुमने ही ये यून को रास्ता खोजने के लिए मजबूर किया था। ये यून ने मना कर दिया और तुमने उसे अपने पीछे आने से रोक दिया। लेकिन अब ये यून को मुक्ति का मार्ग मिल गया है और तुम लोग बेशर्मी से उसका पीछा कर रहे हो। तुम्हारी बेशर्मी की कोई सीमा नहीं है, युए यिंगशा ने आगे से कहा। सेवन प्लूम ने खिलखिलाते हुए तिरस्कारपूर्वक कहा, छोटी बहन यिंगशा, तुम बहुत भोली हो। मार्शल आर्ट का मार्ग हमेशा से ही बेईमानी भरी योजनाओं से भरा रहा है। शर्म का क्या फायदा? क्या इससे तुम्हारी साधना का स्तर बढ़ सकता है? इसके अलावा आपको कैसे पता चला कि हम जानबूझकर आप दोनों का पीछा कर रहे हैं? संयोग से एल्डर डागू ने एक ऐसा रास्ता खोज निकाला है जो कुछ हिस्सों में आपके रास्ते से बिल्कुल मिलता जुलता है। आप हमारा पीछा करने पर हमें कोस सकते हैं, लेकिन हम आप दोनों को आगे से हमारा रास्ता रोकने के लिए क्यों नहीं कोस सकते? सेवन प्लम जितना बोलता गया उतना ही वह निश्चिंत होता गया। उसे इस बात का कोई डर नहीं था कि ये यून अपना रास्ता बदल देगा। ये यून जहां भी जाता वे उसके हर कदम का अनुसरण करते। उनका हर कदम ये यून के हर कदम के समान होता। उसे किसी भी खतरे की आशंका नहीं थी। वह व्यक्ति तो हद से ज्यादा बेशर्म है। युए यिंगशा ने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया में ऐसा निर्लज व्यक्ति भी हो सकता है। वह ये यून का पीछा करने वाले उस व्यक्ति को नजरअंदाज कर सकती थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी बेशर्मी भरी बात कहेगा। ये यून ने कहा, ऐसे व्यक्ति से बहस करने का क्या फायदा, बस उन्हें पीछे आने दो। जब सेवन प्लूम ने ये यून को अपना गुस्सा काबू में रखते देखा तो उसने तिरस्कार भरी मुस्कान दी। यही ताकत का चरम दमन था। वह ये यून को उनके पीछे आने से इसलिए नहीं रोक सका क्योंकि उनके पास ताकत थी, और अगर वह उनके पीछे आता तो वे उसे नष्ट कर सकते थे। लेकिन ये यून क्या कर सकता था? वह बस इतना ही कर सकता था कि ईमानदारी से अपने अहंकार को त्याग दे और उनके कार्यों को अनदेखा कर दे। जूनियर ब्रदर सेवन प्लम, मुझे आश्चर्य है कि ये यून कौन सी रहस्यमय तकनीक जानता है। यह आश्चर्यजनक है कि रक्त रेगिस्तान का उस पर कोई असर नहीं हुआ। 33 आकाशों का द्वार खतरों से भरा है, इसलिए आगे के क्षेत्रों में वह उपयोगी साबित हो सकता है। एक बड़े तिल वाले व्यक्ति ने कहा। ये यून को देखते ही उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वह ये यून का पूरी तरह से फायदा उठाने के इरादे से उसके खिलाफ कुछ साजिश रच रहा था। सेवन प्लम ने सिर हिलाकर कहा, मैं समझ गया कि तुम क्या कह रहे हो। हालांकि ये यून कुछ हद तक अपरंपरागत है, लेकिन उसकी ताकत ही उसकी कमजोरी है। जब तक हम इसका फायदा उठाते रहेंगे उसे हमारी सेवा करनी ही पड़ेगी। तिल वाले आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, यह बहुत अच्छी बात है कि जूनियर ब्रदर सेवन प्लम ये बात समझता है। अचानक उसके चेहरे की मांसपेशियां अकड़ गईं। उसका भाव पूरी तरह जम गया और वह अचानक रुक गया। अरे बड़े भाई, आपको क्या हुआ है? सेवन प्लम क्षण भर के लिए चौंक गया। वह रुका और अपने पीछे खड़े व्यक्ति को देखा। हालांकि एजियोर वुड मैनर के शिष्य ये यून का पीछा कर रहे थे, सेवन प्लम ने अपनी सतर्कता कम नहीं की। तिल वाले व्यक्ति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह अजीब था कि वह लगभग 10 सेकंड तक बिना हिले डुले बैठा रहा। अगर यह शुरुआत होती जब वे रक्त रेगिस्तान में कदम रख चुके होते तो सेवन प्लूम ऐसी स्थिति बनते देख उस आदमी से दूरी बना लेता। लेकिन अब उस आदमी की स्थिति उन कुछ लोगों से बिल्कुल अलग थी जो भाप बनकर उड़ गए थे। वे लोग पल भर में पिघल गए थे, इसलिए इतने लंबे समय तक रुकना असंभव था। जैसे ही सेवन प्लम ने स्थिति का जायजा लेने के लिए हिचकिचाते हुए अपनी दृष्टि को मुक्त किया, उसने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। उस आदमी के शरीर से धीरे धीरे अनगिनत बर्फ के क्रिस्टल निकलने लगे। ये क्रिस्टल उसकी त्वचा को चीरते हुए निकले, लेकिन खून की एक बूंद भी नहीं बही क्योंकि वह सब जम चुका था। अनगिनत बर्फ के क्रिस्टल आड़ू के फूलों की तरह खिलने लगे और जल्द ही उन्होंने उस आदमी के शरीर के हर इंच को ढक लिया। उस आदमी को इसका एहसास ही नहीं हुआ। दरअसल खड़े रहने की मुद्रा बनाए रखने के बावजूद उसमें कोई जान नहीं थी। महज कुछ ही सेकंड में उसका शरीर बर्फ से ढक गया और वह बर्फ की मूर्ति बन गया। उस आदमी के चेहरे पर अब भी हैरानी और विचित्रता का भाव था। बर्फ की अपवर्तन और विरूपण से उत्पन्न ये भाव लोगों को सिहरन पैदा कर देता था। क्या सेवन प्लम अभी अभी उस आदमी के बगल में था? डर के मारे उसके पसीने छूटने लगे। आखिर हो क्या रहा था? अध्याय 1020 दिव्य वृक्ष। का जब पूरा समूह स्तब्ध और भयभीत होकर देख रहा था, तभी अचानक बर्फ की मूर्ति में दरारें पड़ गईं। इसके बाद वह समूह की निगाहों के सामने चकनाचूर हो गई और बर्फ के टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गए। बर्फ के ये टुकड़े चावल के दानों जितने छोटे थे। जब वे लाल रेत पर बिखरे तो उड़ती हुई रेत ने उन्हें तुरंत ढक लिया और वे गायब हो गए।
ऐसा लगा मानो तिल वाला आदमी हवा में गायब हो गया हो और उसका कोई निशान बाकी न बचा हो। उस दृश्य को देखकर एजे और वुडमैनर के अलगाववादियों को एक ऐसी ठंडक महसूस हुई जो उनके दिलों में गहराई तक समा गई। ये स्पष्ट रूप से सामान्य प्रकार की ठंड से होने वाली जलन नहीं थी, बल्कि नियमों का एक विचित्र अपवाद था। मृतक के शरीर से बर्फ फटकर बाहर निकली थी। ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो साफ तौर पर उनका पीछा कर रहे थे। सेवन प्लूम ने अचानक ही उनकी ओर मुड़कर देखा। वहां मौजूद एजे और वुडमैनर के अलगाववादी ही उनके नक्शे कदम पर चल रहे थे। उनकी ओर से कोई गलती नहीं हुई थी। ऐसी स्थिति में क्या उन्हें यीयुन की तरह पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होना चाहिए था? आखिर ऐसी घटनाएं क्यों घटी? किसी को शक होने लगा कि यीयुन ने उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए हाथ की सफाई का इस्तेमाल किया है। बदमाश, क्या तुमने चुपके से कुछ किया है? एजे और वुडमैनर से किसी ने धमकी भरे लहजे में पूछा। क्या मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत है? क्या मैंने तुम्हें अपने पीछे आने के लिए मना लिया? यीयुन ने सवालिया निगाहों से एजे और वुडमैनर के शिष्य से पूछा, मानो वह कोई मंदबुद्धि हो। क्या तुम सबने यह नहीं कहा था कि तुमने जो रास्ता खोजा है वह बिल्कुल मेरे रास्ते जैसा है? अब मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो? एक ही वाक्य से यीयुन ने उनकी जुबान बंद कर दी थी। वे एक शब्द भी नहीं बोल सके, चाहे वे कितने भी निर्लज क्यों न हो। सच कहें तो अपने साथी की मृत्यु उनकी अपनी मर्जी से हुई थी। अगर आप मेरा अनुसरण करना चाहते हैं तो आगे बढ़ते रहिए। इतना कहते हुए यीयुन ने लोगों के समूह को अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ता रहा। उसी क्षण बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्ग ने आह भरते हुए कहा, रक्त रेगिस्तान में प्रकृति की शक्तियां स्थिर नहीं है। हम एक नए क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए नियम भी बदलेंगे। दूसरों के लिए तो शायद ठीक हो, लेकिन जब हम उनके पदचिन्हों पर चलेंगे तो हम पर विपत्ति आ पड़ेगी। बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्ग के बोलते ही यीयुन लगभग 100 कदम की दूरी बना चुका था। 100 कदमों में अनगिनत बदलाव हो सकते थे। इसके अलावा रक्त रेगिस्तान बेहद विचित्र था। मात्र 100 कदम ही उनकी दृष्टि से यीयुन की आकृति को धुंधला करने के लिए पर्याप्त थे। उनके लिए यह पता लगाना भी असंभव था कि यीयुन के पैर कहाँ पड़े। यीयुन के जाने की आशंका को देखते ही सेवन प्लम और उसके साथी क्रोधित और चिंतित हो गए। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। एल्डरडागो। कोई विकल्प न बचते देख सेवन प्लूम के पास एल्डरडागो की ओर दोबारा देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। तुम घबरा क्यों रहे हो? एक बार फिर से भविष्यवाणी करने के बाद हम निश्चित रूप से रक्त रेगिस्तान से निकल पाएंगे, एल्डरडागो ने क्रोधित होकर कहा। जब उसने अमर वर्षा संप्रदाय के लोगों पर अपनी ठंडी निगाह डाली तो मार्क्वेस वुयुन का दिल बैठ गया। अगर उन्हें जीना था तो उन्हें एजे और वुडमैनर के अलगाववादियों का अनुसरण करना ही था। हालांकि ये कहना अनावश्यक था कि उनका इस्तेमाल निश्चित रूप से सीढ़ी के रूप में किया जाएगा। युए यिंशा का करीब से पीछा कर रही दादी इन ने फुसफुसाते हुए पूछा, उत्तराधिकारी, क्या हम सचमुच उन लोगों को छोड़ रहे हैं? हालांकि वह उनसे नाखुश थी, फिर भी वे एजे और वुडमैनर की खोई हुई संतानें थीं। यह अज्ञात था कि अगर उन्हें छोड़ दिया जाता तो उनमें से कितने मर जाते। युए यिंशा ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया। महज 100 कदम से कुछ ही अधिक दूरी में वे लोग धुंधली आकृतियों में तब्दील हो गए थे। उसने अपनी निगाहें हटा ली और भावहीन स्वर में बोली, दादी, ये लोग दुष्ट राक्षस हैं जिनके इरादे घिनौने हैं। ये सब सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि इन्हें एजे और वुडमैनर से कोई लगाव है। अगर हम ब्लड डेजर्ट से बच पाए हैं तो ये सभी उनकी वजह से ही संभव हो पाया है। दादी यिन के पास कोई जवाब नहीं था। वह जानती थी कि यीयुन के प्रति उनके पहले के रवैये को देखते हुए यीयुन का जले पर नमक न छिड़कना पहले से ही अच्छा था। वह बस एक लंबी आह भर सकती थी। यीयुन, मुझे तुमसे इतनी प्रतिभा की उम्मीद नहीं थी। तुम कब से इस कला का अध्ययन कर रही हो? दादी यिन ने जिज्ञासावश पूछा। एल्डरडागो ने बड़े आत्मविश्वास के साथ सरनी संरचनाओं में अपने कौशल का प्रदर्शन किया था, फिर भी वही उनसे कहीं अधिक हीन थे। भले ही यीयुन ने अपनी मां के गर्भ में रहते हुए ही युद्ध संरचना की कला का अध्ययन शुरू कर दिया हो, फिर भी यह कुछ दशकों का ही समय हो सकता है। योद्धाओं के लिए ये समय मनुष्यों के लिए एक शिशु के बचपन के समान था। ये तो बस शुरुआत थी। वास्तव में मुझे एरे फॉर्मेशन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, यीयुन ने कहा। क्या उसे सरनी संरचनाओं का ज्ञान नहीं है? दादी यिन क्षण भर के लिए अवाक रह गई और बोली, तो फिर? मैंने कभी भी सरनी निर्माण की कला का अध्ययन नहीं किया। मैंने बस प्रकृति की शक्तियों और ऊर्जा के विकास का अवलोकन किया। उसी से मैंने पैटर्न को पहचाना और अंतर्निहित नियमों को समझा, यीयुन ने सहजता से समझाया। दादी यिन को यीयुन की बात सुनकर यकीन नहीं हुआ। हालांकि उसके शांत और स्थिर चेहरे से ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने झूठ बोला हो। अगर यीयुन प्रकृति या ऊर्जा की शक्तियों में होने वाले उतार चढ़ाव को इतनी कुशलता से महसूस कर सकता था तो उसकी प्रतिभा वाकई चौंकाने वाली थी। अगर यह सच है तो ये बच्चा वाकई प्रतिभाशाली है। दुर्भाग्य से वह मेरे एजे और वुडमैनर का शिष्य नहीं है, दादी यिन ने सोचा। अरे, हम खून के रेगिस्तान से बाहर आ गए। लाल रेत को खत्म होते देख युए यिंशा के खूबसूरत चेहरे पर सुखद आश्चर्य छा गया। लाल रेत से बनी सीमा रेखा को पार करते ही युए यिंशा को स्थानिक परिवर्तन का एहसास हुआ। उसके नीचे की जमीन अचानक एक विशाल जीवंत घास के मैदान में बदल गई। उसके सिर के ऊपर चमकता सूरज गायब हो गया था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे का रक्त रेगिस्तान भी गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था मानो वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। रक्त रेगिस्तान वास्तव में बड़ा नहीं था, लेकिन अगर कोई सही रास्ता नहीं ढूंढ पाता तो लोग या तो उसमें जीवन भर के लिए खो जाते या उसमें जल्दी ही मर जाते। ये है उद्धरण चिन्ह। यीयुन ने दूर तक निगाहें गड़ा दी। उसे दूर क्षितिज पर एक काली पर्वत श्रृंखला दिखाई दी जो किसी विशालकाय अजगर की तरह लग रही थी।
इस लंबी पर्वत श्रृंखला की सबसे अनोखी बात यह थी कि इससे भरपूर और जीवंत ऊर्जा निकल रही थी। इसके अलावा पर्वत श्रृंखला में जीवन ऊर्जा समाहित थी जो उसके बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि से समुद्रों की तरह ही अशांत थी। एक पर्वत श्रृंखला जिसमें जीवन शक्ति समाहित है। द डोर टू द 33 स्काइज वाकई बेहद दिलचस्प था। यह शायद पर्वत श्रृंखला नहीं है, युए यिंगशा ने आंखें बंद करते हुए कहा। उसने भी पर्वत श्रृंखला के भीतर जीवन शक्ति का अनुभव किया था। उसके चेहरे पर विस्मय और श्रद्धा के भाव थे। ओह, क्या इसका उल्लेख धार्मिक ग्रंथों में भी है? ये यून ने युए यिंगशा की ओर देखते हुए पूछा। इसका कोई जिक्र धार्मिक ग्रंथों में नहीं है, मैं सिर्फ अनुमान लगा सकती हूँ। चलिए पास चलते हैं। युए यिंगशा भी अनिश्चित थी। ये यून के साथ वे हरे भरे घास के मैदानों को पार करती गई। वे धीरे धीरे पर्वत श्रृंखला के करीब पहुंचती गईं और धीरे धीरे ये यून को वह साफ दिखाई देने लगी। लंबी पर्वत श्रृंखला पर पुराने और मजबूत घुमावदार पेड़ों का जाल बिछा हुआ था। लकड़ी की संरचनाएं पर्वत श्रृंखला के साथ साथ नीचे की ओर झुकी हुई थीं, मानो वे नदी की तरह पहाड़ से नीचे बह रही हो। ये यून चकित रह गई। दिव्य वृक्ष, ये तो दिव्य वृक्ष की जड़ें हैं। मुझे इससे एक जानी पहचानी आभा महसूस हो रही है। यह अवश्य ही नीले वन के महान जगत के केंद्र में स्थित दिव्य वृक्ष होगा, युए यिंगशा ने आश्चर्य भरे चेहरे के साथ कहा। नीले वन के विशाल जगत का दिव्य वृक्ष उसके मध्य में स्थित था और वही जगत की दिशा निर्धारित करता था। यदि वह दिव्य वृक्ष न होता तो नीला वन का विशाल जगत बहुत पहले ही नष्ट हो गया होता। युए यिंगशा को ऐसा प्रतीत हुआ कि 33 आकाशों का द्वार नीले वन के विशाल संसार से बिल्कुल अलग स्थान पर स्थित है। हालांकि दिव्य वृक्ष की जड़ें अंतरिक्ष की सीमाओं और अवरोधों को पार करते हुए 33 आकाशों के द्वार तक फैली हुई थीं।